शार्क टैंक में रिजेक्ट हुए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि वहां से इन्होंने जो बिल्ड किया, आज 3,000 करोड़ की एक कंपनी बिल्ड करी है। आपने अब तक 1.25 लाख ड्राइवर्स की लाइफ पे इम्पैक्ट किया है। एक स्कूटर पे कितना इन्वेस्ट करते हैं? जो आपकी फ्लीट है उसको बिल्ड कैसे किया? बड़ा में ना इसमें लाखों गाड़ियां चाहिए, बड़ा में ना इसमें बड़ा चार्जिंग इंफ्रा चाहिए, बड़ा में इसमें बड़ा IoT टेक्नोलॉजी चाहिए, बड़ा में इसमें बड़ा इन्वेस्टर शुरू में चाहिए। ये इनोवेशन के एक ऐसे डॉन हैं जिन्होंने पेट्रोल को ओके टाटा बाय बाय बोला, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। ईवी से पूरे डिलीवरी सिस्टम के ईवी के सीवी को अपडेट कर दिया। वेलकम बैक टू द बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट विद डॉक्टर विवेक बंद्रा। ये अलग पॉडकास्ट होता है, बहुत डेप्थ होता है। इसमें दुनिया की कोई कहानी नहीं, केवल बिजनेस की कहानी, केवल बिजनेस और किसके, एंटरप्रेन्योर की जुबान। एयरटेल, स्नैपडील, मोबीक्विक के एक्सपीरियंस के बाद जिप इलेक्ट्रिक तक की इनकी जो जर्नी फास्ट एंड फ्यूचरिस्टिक रही है। शार्क टैंक में रिजेक्ट हुए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके कि वहां से इन्होंने जो बिल्ड किया, आज 3,000 करोड़ की एक कंपनी बिल्ड करी है। सॉलिड कंपनी, अपने पावर हाउस परफॉर्मेंस के साथ में एक ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने प्लैनेट के लिए अपने प्लस पॉइंट बनाए। इसीलिए अगर इन्हें एंटरप्रेन्योर की जगह हम इकोप्रेन्योर बोले वो भी गलत नहीं होगा। सो प्लीज वेलकम को-फाउंडर एंड CEO ऑफ जिप इलेक्ट्रिक, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 अवार्ड इनको मिला, आकाश गुप्ता जी। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ प्लेजर टू बी हियर। राइट, आपका बहुत कंटेंट देखा है हमने, जिप की कुछ पॉलिसियां बनाई हैं आपके कंटेंट को देख के, सो गुड टू बी हियर। थैंक यू लवली। आज हम आपको ना एक आप ये समझो कि फाइन चॉपिंग ऑफ डाइसेक्शन होता है बिजनेस में, कोशिश करेंगे वहां जाने की। लेट्स डू दैट। आपने इतना अच्छा बिजनेस मॉडल बिल्ड किया, इट इज एन इंस्पिरेशन। स्टार्टिंग विद अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2017। एक क्वेश्चन 2017 करूंगा मैं, जब जिप इलेक्ट्रिक की आपने शुरुआत करी थी, आज दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में आप छाए हुए हो, राइडर्स इस समय आपके हरे हरे कपड़ों में दिखते हैं, कार्बन एमिशंस आप बचा रहे हो, लेकिन उस समय ईवी इकोसिस्टम इनिशियल फेज में था। तब आपने ये कैसे सोचा कि ईवी एज ए सर्विस एक मॉडल बन सकता है? कोई ट्रिगर मोमेंट था? इस मॉडल को कैप्चर करने के पीछे वो क्या थॉट था, क्या फिलॉसफी थी? सो आई थिंक कहानी चालू हुई थी 2012 में, जब सोचा था कि एंटरप्रेन्योर बनना है। राइट, फिर कुछ हार जीत ट्रायल पिवट्स करके 2017 में 3 दिन के लिए मैं अकेला था अपने घर पे। माई वाइफ वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन हॉलीडे। राइट, तो मेरे को 3 दिन मिल गए एंड मैं एक्चुअली उन 5 सालों में वॉज लुकिंग फॉर अ बिग बिजनेस आइडिया फॉर माई सेल्फ। राइट, सो 2017 May I stumbled and I was researching basically. My way of researching to start something is what I would like to do and what can become a big business and what can create a big impact. This was running in my head. तो बहुत सारे एजुकेशन में कुछ ट्राई किया था, नहीं चल पाया, प्रिंसिपल्स तक गया, उन्होंने कहा नहीं चलेगा। EdTech very early, नहीं चला। But then when I saw this opportunity in May 2017 that there's the largest Series A which has happened in Silicon Valley of a company called Lime, and they are basically building an app which can shift people from point A to point B and save the climate with cycles and electric bikes. तो ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ, बहुत बड़ा सीरीज है हुआ, ऑलमोस्ट $1 billion बनने वाली थी वो कंपनी। तो मेरे को चमका, ये इंडिया में सस्टेनेबिलिटी और पोल्यूशन की बातें मैं हर टेबल पे कर रहा हूँ इन माई जॉब, यू नो, एंड देन इफ आई कैन बी दैट कैटलिस्ट हु कैन बिल्ड दिस इन इंडिया, right, and solve the problem of pollution, climate change, impact, and build a big business. All my eggs are meeting here. So I then just jumped into it. That's how it happened for me, right? मैंने कहा मेरा decision बन गया। I called Rashi 1 बजे रात को कि hey, I'm quitting. This is a business model. She said, what are you doing? Cycles, app, क्या चल क्या रहा है, कितनी पी ली है? मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ पूरे दिन से। And I have made the business plan, I have made the deck, I have made the financial model. Let's talk about it when you're back. I had decided I'm quitting. Right? So because the impact was big and the opportunity was big. मैं इस बिजनेस मॉडल की वायबिलिटी को और समझूंगा आपसे। वायबिलिटी तो तब थी नहीं, हवा थी। हाँ, हवा थी, और आइडिया हवा में होता है, नो प्रॉब्लम। जब एग्जीक्यूशन में उतरेंगे, इंप्रूवमेंट साइकिल जाएंगे, करेक्शंस मिलेंगे, चैलेंजेस आएंगे। पर ये आइडिया इतना नेसेंट था, इसमें एक स्ट्रेंथ मुझे समझ में आई, रेफरेंस पॉइंट। वहाँ रेफरेंस पॉइंट बड़ा स्ट्रांग था, सीरीज ए का, पॉइंट ए टू पॉइंट बी का। लेकिन जब वो मार्केट अपॉर्चुनिटी देखी, एग्जीक्यूशन के लिए गए, तो आपको उस समय कैपिटल का रिक्वायरमेंट था। yes. कुछ कैपिटल आपने अपना डाला हुआ और कुछ कैपिटल आपने रेज करने की कोशिश करी होगी।
अब ये जो बिजनेस को आपने थॉट प्रोसेस जो मैं आपको देखूंगा समझूंगा और सुनूंगा आपको मैं आपके बिकॉज आई वांट टू हैव द एक्सेस ऑफ यू एज अ जायंट बिलीवर एंड यू एज अ जायंट बिलीवर हैड अ बिग थॉट यार बड़ा करना है। Absolutely. अब बड़ा में ना इसमें लाखों गाड़ियां चाहिए, बड़ा में ना इसमें बड़ा चार्जिंग इंफ्रा चाहिए, बड़ा में इसमें बड़ा आईओटी टेक्नोलॉजी चाहिए, बड़ा में इसमें बड़ा इन्वेस्टर शुरू में चाहिए। अर्ली स्टेज मॉडल में बहुत सारे आपको दरवाजे बंद होते हुए दिखे होंगे। बहुत सारे दरवाजे, मतलब बंद आप पूछो मत, राइट? मतलब वो जो ड्रीम था एंटरप्रेन्योरशिप बनाना है स्टार्टअप, इट वाज यू नो वेरी हार्डकोर। मतलब बहुत दर्द हुआ क्योंकि बहुत बार फेल हुए हम लोग। पहला बिजनेस मॉडल Fixed 6 package महीने छोड़ चुके थे। एवरीथिंग। All in. I was on a crore plus with equity and बस करना है तो करना है, राइट? सो जम्प्ड इनटू इट कि मुझे पता था कि अगर कहीं और बन सकता है तो हार्डवर्क तो करूंगा और बनाऊंगा यहाँ पे। येस, व्हेन आई जम्प्ड इनटू इट देयर वाज नो राइट इलेक्ट्रिक व्हीकल, देयर वाज नो वे ऑफ फाइनेंसिंग इट, there was no technology to track it. To do something like that, we had nightmares. We didn't sleep for the first 6 months. We were worrying where our vehicles are. Is there IoT working? Are things happening? But yeah, it's been now 8 years of, doing that rigmarole. Somewhere industry बनाई, somewhere financing बनाई, somewhere charging का solution, swapping का solution ढूंढा, investor ढूंढे। चार्जिंग स्वैपिंग मेरे को पूछना है आपसे बहुत बिल्कुल। कुछ। पहला वो इन्वेस्टर फर्स्ट राउंड कितना रेज हुआ? तो पहला राउंड मैंने जो भी सेविंग्स थी, मैंने और राशि माय वाइफ को फाउंडर, मैंने कहा तुमको भी करना पड़ेगा। शी वाज बिल्डिंग हर ओन बिजनेस, हमने एक छोटा सा, मेरा साइड हसल और उसका मेन बिजनेस बन गया था, लेट्स फ्लॉन्ट। तो एक समझ में आ गया था कि बिजनेस कैसे बनाना है। दैट बिकेम डिसेंट, कैश फ्लो पॉजिटिव और 2-3 करोड़ का रेवेन्यू, स्केलेबल टीम बन गई थी। मतलब वो धंधा बन गया था। राशि वाज स्पीयरहेडिंग इट फुल टाइम, शी क्विट हर जॉब। मैंने कहा कि उतना बड़ा नहीं बन सकता कि मैं भी अपनी नौकरी छोड़ दूं, तो आई विल लुक फॉर समथिंग एल्स। तो वहाँ से एक बिजनेस का समझ में आया। और जब ये इन्वेस्टर ढूंढने निकले तो जो भी 25-30 लाख की सेविंग थी, बाइक्स ले ली, ऐप बनाने के लिए टीम बना ली, ऑफिस ले लिया। देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट, क्लिकिंग द इन्वेस्टर नेटवर्क। कोई समझ नहीं थी, राइट? सबसे पहले जाके ही पहले दिन लिंक्डइन पे जितने भी इन्वेस्टर्स सबको लिख दिया। लकीली आई फाउंड एन इन्वेस्टर जिन्होंने मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया था 6 महीने पहले जब मैं मोबीक्विक में था, दैट हे तुम एंटरप्राइजिंग टाइप के इंसान हो, तुमसे बात करनी है। तो मैंने उनको भी लिख दिया जब मैं स्टार्टअप बना रहा था कि आई एम रेजिंग फंड्स, एंड ही समहाउ हैड अ गुड बिलीफ इन मी, कॉस्मिक इफेक्ट। ही केम डाउन फ्रॉम Saudi Arabia with his 3 brothers as sheikhs. We received them at the airport, booked a co-working office क्योंकि तब ऑफिस नहीं था। अपनी बाइक्स, ऐप वैप उनको दिखाया, पूरा घुमाया। अपने एक कॉलेज में प्रोजेक्ट चल रहा था, वो दिखाया, देखो इस तरह से चलेगा। They had put in the first check of 1.5 crores into the company. That's the way I got my angel, real angel. कितना डाइल्यूट किया उस समय? Oh, we diluted about 6%. We were about 22-23 crores of valuation he offered us, and he became our first angel. अब कॉस्मिक कनेक्शन कहो या आपकी सिंसियरिटी, आपका हार्डवर्क, आपको पहला राउंड मिला, पर आगे की जो जर्नी है ना, जो ईवी प्रोक्योरमेंट की जर्नी थी, जो एक्सपेंशन की थी, देखो सबको मैं बता दूं कि ये प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में इतना क्रिटिकल है। इसमें बैटरी भी है, स्कूटर भी है, चार्जिंग इंफ्रा भी है, पार्ट्स भी हैं, सब इंटरकनेक्टेड है। तो जिप ने सप्लायर पार्टनरशिप्स को स्ट्रक्चर कैसे किया कि क्वालिटी और अप टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार स्कूटर खराब हो रहा है, कितनी बार चैलेंज हो रहा है, कितनी बार आपका लगाया हुआ इंफ्रा का डाउन टाइम आ रहा है। तो ये OEM पार्टनरशिप में किया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में किया, किसी और तरीके से किया, प्रोक्योरमेंट को मैं समझना चाहता हूँ, जो आपकी फ्लीट है उसको बिल्ड कैसे किया? देखिए, आई थिंक इसमें भी जनरेशंस रही हैं हमारी। वीव रन थ्रू 3 generations ऑफ फाइंडिंग द राइट OEM पार्टनर। देखिए, क्योंकि हम एक तो स्टार्टअप हैं, एक हम उस इंडस्ट्री में स्टार्टअप बना रहे हैं जो कि इंडस्ट्री बनी ही नहीं है अभी, EV। सो इट्स लाइक वी आर बिल्डिंग द बिजनेस वाइल द ट्रेन इज रनिंग, सो वी आर बिल्डिंग द ट्रेन वाइल द ट्रेन इज रनिंग, राइट? तो अब उसमें क्या हुआ कि हमने सबसे पहले एक फर्स्ट जनरेशन जो अपना प्रोडक्ट था, सो वी टाइड अप विद द लार्जेस्ट OEM, नंबर 1 OEM, biggest numbers. Hero MotoCorp, Hero Electric. Tied up with them. We took 5,000 scooters over a period of an year with them. महंगे पड़े वो? महंगे पड़े क्या, कंपनी बंद हो गई। After 2 years, the company died down. 1.5 years of our buying 5,000 scooters, which is almost 70% of my fleet.
the company died into NCLT. And this is a new product जो कि हमें भी नहीं पता, इतनी ज़्यादा R&D नहीं थी हम में भी, हमको इलेक्ट्रिक स्कूटर लगाने थे. We went to the best OEM, we bought the product after testing, but our testing models कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या ख़राब हो सकता है, इतनी नॉलेज नहीं थी. तो चलती ट्रेन, और जब बारिश आई तो ट्रेन रुक गई क्योंकि मोटर्स में पानी चला गया, हीरो इलेक्ट्रिक बंद हो रही है, दे कांट रिपेयर, दे स्टार्टेड डिसऑनरिंग द वारंटीज. एंड यू नो वी मेट द फाउंडर्स, दे सेड गेम ओवर, व्हाट डू वी डू? सो वी हैड टू, देन दैट मेड अस वेरी स्ट्रांग कि यार ये तो प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ट वाली भी फिट नहीं हो रही, बाइकें रुक रही हैं. सो वी डिड डुअल प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी आफ्टर दैट. हमने कहा कि एक तो OEM वैसा पकड़ेंगे जो कि हमारे साथ चलने लायक होगा, जो हमारे साथ बैठेगा, इसकी बैलेंस शीट हमें पता होनी चाहिए पहली बात. प्रोडक्ट हम बनवाएंगे. अब क्या मोटरों में खराबी होती है, क्या प्लास्टिक टूटता है, कैसा वायर हार्नेस होना चाहिए, क्या ब्रेक शू में पावर होनी चाहिए, क्या मोटर का स्पेक होना चाहिए, एवरीथिंग वी डिफाइंड. चाइना से मंगाने का आपने कोशिश तो नहीं किया शुरू में? अरे शुरू में वही किया. शुरू में इनफैक्ट हीरो इलेक्ट्रिक भी चाइना से ही मंगवा रहा था. दैट्स व्हाई दे died, because that was what the problem. Geopolitical issues भी थे. Yeah, and they were not allowed to, but they were doing something. I don't want to get into that, but yes, इस कारण वो बंद हुए, उस कारण वो strategy change हुई again हमारी. We had to find Indian partners. We need to then know कि भाई क्या लगा रहे हैं, ये तो हमें ही संभालना पड़ेगा. तो अब हमने dual prong strategy एक तो ये करी कि एक OEM जो कि हमारा custom product बनाएगा, हमें पता है कैसे बनाना है, but वो बनाएगा तो हमें बॉम्ब पता होना चाहिए. एक एक पार्ट जो उसमें लग रहा है वो हम गाइड करेंगे, और डाउन टाइम पे वो अग्री करेगा. अगर मेरा स्कूटर 5 दिन नहीं चल रहा उनके कारण, माई ड्राइवर डज नॉट पे द रेंट, दे पे द रेंट. पेनल्टी क्लॉजेस, राइट? सो वी टाइटन आवर इकोसिस्टम. सर्विस एग्रीमेंट्स अच्छे कर लिए. सर्विस एग्रीमेंट्स, सर्विस फ्रैंकली मैंने ये देखा है कि सर्विस ईवी में आज किसी को नहीं आती, और वो हमने कोर बना लिया. सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जिप का खुद का है. आई हैव 220 मैकेनिक्स ऑन माई पेरोल, स्प्रेड अक्रॉस 20 हब्स जहां हम ऑपरेट करते हैं, जहां पे 20 से 25 मैकेनिक हर हब पे होते हैं. ड्राइवर को अगर कोई भी डाउन टाइम है, अगर कोई भी वो गाड़ी ले लेगा किसी भी OEM की, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, हफ्ता 10 दिन वेट करना पड़ेगा. जिप में 1 घंटे 2 घंटे में टैट में गाड़ी ठीक करके दे देते हैं. अप टाइम इज ऑफर्ड टू द पार्टनर, द डिलीवरी पार्टनर हु स्पेंडिंग 12 आवर्स ऑन द रोड. लेकिन अभी स्टिकिंग टू द सेम क्वेश्चन, OEM करा रहे हो आप? OEM कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं ऑफ द कस्टम प्रोडक्ट दैट वी मेक. बट द अदर थिंग दैट वी डन, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. और हमने एक और चीज करी, मान लो ये OEM में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वी नो द एंटायर OES स्ट्रक्चर नाउ. ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर तक पहुंच गए हैं, जो इस OEM is today an assembly job. Even Maruti, tier 1, tier 2 suppliers होंगे. Correct. So we know what is going into it. We can fit it ourselves. Very good. तो ये हमने strategy बनाई है. And the product is the best in class, most rugged. राइट? जो पहले नहीं था वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग. सो डेटा पॉइंट, प्रोडक्ट आपका इंप्रूव भी करता गया. हाँ, बिकॉज वी आर टेक, सो व्हाट वी हैंडल इज डेटा. कि उस स्कूटर में, क्योंकि मैकेनिक्स मेरे हैं, स्पेयर पार्ट में लगा रहा हूँ, आई हैव पुट एन AI मॉडल ऑफ प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी कि क्या प्रोक्योर कितने डेज के मैंडेज में, और कितना टैट का डिलीवरी है, किस से लेना है, किस सिटी में, किस वेयरहाउस में कितना रखना है. अब लीज पे लेते हो, अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, लीज एंड बायबैक करते हो, क्या करते हो? ये भी थोड़ा चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है. पहले हम लीजिंग पार्टनर्स लेके आते थे जो कि व्हीकल्स खरीदते थे और हमें लीज कर देते थे. फिर हमने NBFC से टाइप किया जो कि खरीदते थे, हमें इनफैक्ट डेट दे देते थे, एंड देन वी यूज्ड टू रन द शो. देन वी स्टार्टेड अ फ्रेंचाइजी मॉडल which really worked wonders, जहाँ पे हमने कहा कि हमें और स्कूटर्स डालने हैं. तो anyone can invest starting 10 स्कूटर्स, 10 स्कूटर्स से 100 स्कूटर्स, कुछ किसी ने 500 भी डाले, राइट? तो इन्वेस्ट करो and we will increase your capital on a monthly basis with about a 45 to 50% return in 3 years. So that model, as soon as we left out, we got within 3 months 2,000 people, 2,000 scooters among 60 people. ये इन्वेस्टर कहाँ से लाए आप? ये अपने आप, organic. I posted one post on LinkedIn, made one video on Instagram, and organic leads आज भी regular आते. So my team sits, we put an AI chatbot to talk to the people. इतनी leads आ गई तो उनसे ऑटो बात होती है, फिर प्रेस्क्राइब कंसल्टेशन होती है. एक स्कूटर पे कितना इन्वेस्ट करता है वो? 45,000. 45, तो मतलब 4.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 10 स्कूटर दे देता है आपको. 4.5 लाख का 6.5 lakhs they will get after 3 years every month.
which is reinvestable. So almost 70 to 80% return also can be made. फ्लीट आपने लानी शुरू करी, उसमें भी जर्नी में कई इंप्रूवमेंट्स आए, आपने बताया, बट अच्छा लगा मुझे कि आप बहुत डिटेल में चले गए कि मेरे को दोबारा सैबोटाज नहीं चाहिए, अननोइंगली भी कोई ब्लैक स्वॉन थ्योरी नहीं चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं चाहिए। जो रेगुलर चार्ज करना पड़ता है उसके लिए जो चार्जिंग इंफ्रा है, मेरे को थोड़ा चार्जिंग इंफ्रा पे जाना है। और आप ऐसे समझो कि जैसे हम लोग को कुछ नहीं आता समझ में, आप आराम से हमारे को समझाओ कि हर ईवी ऑपरेटर के लिए एक बैकबोन है। जिप की स्ट्रैटेजी क्या रही है चार्जिंग हब्स बनाने की? आपने थर्ड पार्टी नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया, अपना इन्वेस्टमेंट किया, इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी पे बैक टाइम कैसा रहता है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझाइए। पहली चीज तो वी पिक टू व्हीलर्स विच इज 80-82% ऑफ इंडिया, राइट? और सारा का सारा क्विक कॉमर्स फूड डिलीवरी टू व्हीलर्स टू व्हीलर पे हो रहा है, राइट? हमने इनफैक्ट वी हैड द ऑप्शन टू स्टार्ट अ कार रेंटल कंपनी और टू व्हीलर कंपनी और थ्री व्हीलर कंपनी, राइट? तो हमने कहा फोर व्हीलर अभी इंडिया में कॉस्ट मैट्रिक्स डोंट मेक, इफ यू बाय अ पेट्रोल कार वर्सेस एन ईवी इट्स 40-50% मोर एक्सपेंसिव ईवी कार, तो इट डज नॉट मेक सेंस। थ्री व्हीलर में भी अभी आर्बिट्राज है थोड़ा सा, टू व्हीलर is clearly, in fact e-rickshaw is much better. Two wheeler, the math is that a Splendor और an Activa करीब 90,000 से 1 लाख का आता है। टू व्हीलर ईवी भी इसी प्राइस में मिल जाता है विद बैटरी। तो पहले हमने वो स्ट्रैटेजी लगाई कि मे बी वी कैन बाय अ स्कूटर एज अ बल्क बायर। आई ऑलवेज हैव द अपर हैंड टू बाय, आई टेक इट एट 15% ऑफ फ्रॉम द मार्केट एज पार्ट ऑफ माई प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी विच वी जस्ट स्पोक ऑफ। तो स्कूटर हम लेके आते हैं विद द बैटरी एंड लीज पे लेके आते हैं, राइट? तो हम और फिर डिलीवरी पार्टनर को डेली रेंट पे देते थे। बट फिर हमने कहा यार चार्जिंग जो है बैटरी टू व्हीलर में, लाइक अनलाइक कार वेयर यू हैव टू गो टू अ पब्लिक पार्किंग स्टेशन टू चार्ज द कार, टू व्हीलर यू कैन टेक आउट द बैटरी एंड पुट इट एज इफ योर मोबाइल चार्जर। तो मोबाइल अगर आप चार्ज कर सकते हो एज अ डिलीवरी पार्टनर, तो एक और दूसरा प्लग पे बैटरी को लगाओ, 3 से 4 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाएगी। दैट वॉज वन स्ट्रैटेजी दैट वी अडॉप्टेड। स्लोली एंड स्टडीली व्हाइल वी डिड दैट वी ऑल्सो वर टॉकिंग टू द इंडस्ट्री कि यार ये चार्जिंग पे लगाया तो डाउन टाइम आ गया 4 घंटे का। हाँ, चार्जिंग पे डाउन टाइम आ गया और एक एंजाइटी बन गई कि अरे दिन में खत्म हो गया तो कहाँ जाऊँगा। मे बी रात को चार्ज कर लेगा, बट अगर 100 किलोमीटर की रेंज है और उससे ज़्यादा करना है तो एंजाइटी आ गई। तो फिर हमने देखा कि स्वैपिंग इज अ बिग सोल्यूशन ग्लोबली एंड वी स्टार्टेड वर्किंग विद एवरी स्वैपिंग कंपनी एंड फाइनली नाउ वी हैव 2 स्वैपिंग पार्टनर्स, Sun Mobility which is now Indo-Fast Energy, the largest swapping network, about 1,000 stations, and Moving which has about 200-300 stations in 2 cities. तो हमने इनको अपना बैकबोन बनाया, again almost like Airtel having a tower company of their own or outsourcing the tower business to another company and run the show. This is now our tower business which is managed by 2 swapping partners. कितने reliable partners हैं? Good. They are again deeply invested into the business, well funded and growing, and SLA पे मैनेज करते हैं आगे। अगर मेरा डिलीवरी पार्टनर वहाँ पहुँचा और आपकी बैटरी उसको नहीं मिल पाई, आफ्टर X hours you will pay the rent, right? My loss, I am not a buy-sell relationship, we are partners to build this. So today we run almost 25 to 30% or 40% of their entire stations Zip because we have scale. तो अभी यहाँ पे तो आपने अच्छे पार्टनर्स बिल्ड कर लिए हैं। बैटरी स्वैपिंग मॉडल पे आपने काफ़ी अर्ली बेट लगाने का कोशिश किया, और ट्रेडिशनल चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग में अगर मैं इनको थोड़ा डिफरेंस को समझने की कोशिश करूँ तो फ्लीट इकोनॉमिक्स पे चाहे पार्टनर है आपका, ही इज डूइंग इट फॉर यू। देखो 1-2 तो मेरे मन में छोटे स्ट्रेस पॉइंट्स भी हैं। श्योर आपका जो स्कूटर है वो इन्वेंट्री है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल स्कूटर इन्वेंट्री है। हाँ. और अगर स्कूटर का मोबिलिटी नहीं हुआ तो इट इज अ कॉस्ट टू यू। बिल्कुल सही है, यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी। यस। अब अगर वो राइडर नहीं चला रहा है, आपका पैसा तो चल रहा है, रोज जा रहा है, भाई इच्छा है। आते हैं। हाँ, तो, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ। सो इसका सिंपल है कि स्कूटर अगर मेरे पास है वो डिलीवरी पार्टनर को अलॉटेड होना चाहिए, दैट्स द KPI दैट वी ट्रैक। नहीं हुआ तो हाँ, उस पे आते हैं। अगर अलॉटेड है तो डिलीवरी पार्टनर चला रहा है या नहीं चला रहा है, ही इज पेइंग मी द डेली रेंट, सो आई एम सिक्योर्ड। अब दूसरी चीज आती है कि अगर अलॉटेड नहीं है, अब वहां पे हमने ना एक एक डेटा पॉइंट को ट्रैक करा कि क्यों अलॉटेड नहीं है। इज इट अंडर मेंटेनेंस? अलॉटेड क्यों नहीं है? स्पेयर पार्ट नहीं है। अलॉटेड क्यों नहीं है? बैटरी नहीं है, राइट? या फिर डिमांड नहीं है। डिमांड की थैंकफुली हमारे बिजनेस में कमी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा क्विक कॉमर्स और फूड कॉमर्स का बिजनेस है। मतलब ऑपरेशनल इश्यूज है, डिमांड का इशू नहीं है। डिमांड का इशू नहीं है।
क्योंकि हर डिलीवरी पार्टनर जो पेट्रोल से ईवी पे मूव करता है वो 5,000 एक्स्ट्रा बचा सकता है बिकॉज ऑफ फ्यूल एक्सपेंस लेसर, राइट, और अप टाइम, राइट। तो उस कारण तो अब हमें जो सॉल्व करना था वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्व करना था, राइट। उसके लिए या तो खुद कर सकते थे हाई केपेक्स करके, या फिर हम ऐसे डेटा पॉइंट्स बनाएं जहाँ पे स्कूटर रुके ना। तो आज इंडस्ट्री ऑपरेट करती है करीब 60% एक्टिव। अगर कोई ईवी कंपनी है, कार्स की समझ लो या कोई भी समझ लो, 60% एक्टिव रहते हैं। जिप ऑपरेट्स एट 90% एक्टिव एंड माई इकोनॉमिक स्टार्ट्स मेकिंग सेंस एज अबाउट 68% एक्टिव। अच्छा, ये डिफरेंस कैसे आया? डिफरेंस क्योंकि सारी की सारी डाउन पॉइंट्स इज अ डेटा पॉइंट इन माई बिजनेस। एक बंदा सिर्फ उस डेटा पॉइंट को ही सॉल्व करने के लिए अपॉइंटेड है, राइट। सो जब आपने पूरा डेटा टेक पे डाल दिया, एवरी डेटा पॉइंट, मेरा मैकेनिक कितने स्क्रूज कस रहा है वो भी टेक पे डालता है, कितने डिलीवरी पार्टनर्स कहाँ पे आ रहे हैं वो भी टेक से आते हैं, कितने टिकट रेज कर रहे हैं, कितने स्पेयर पार्ट कंज्यूम हो रहे हैं, कितनी बैटरी स्वैपिंग हो रही है, कितनी डिलीवरीज हो रही है, सारा का सारा डेटा इज रियल टाइम गेटिंग अपडेटेड ऑन वेरियस एप्स। और हर उस डेटा पॉइंट को एक्ट करने के लिए देयर समवन। तो अभी अगर हम ट्रेडिशनल चार्जिंग को देखें और बैटरी स्वैपिंग को देखें तो उससे आपका टर्न अराउंड टाइम बेटर हुआ होगा, स्पीड टू मार्केट बेटर हुआ होगा, यूटिलाइजेशन बढ़ गई। यूटिलाइजेशन बढ़ गया आपका, कितना फर्क आ गया? देखिए, यूटिलाइजेशन का बेस्ट पॉइंट ये हुआ कि बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर को हमने कैप कर रखा था कि आप 100 किलोमीटर ही चला सकते हो। वो बहुत क्रिएटिव होके सुबह काम करना शुरू करते थे, लंच टाइम पे अपने घर आके 2-3 घंटा चार्ज करके अपना एक्सटेंड करते थे। बट हमें डाउन टाइम समझ में आ रहा था। कुछ लोगों के लैंडलॉर्ड्स उनको बोलते थे कि है आपको चार्जिंग अलाउड नहीं है या आप सेपरेट बिल दो, राइट। तो इश्यूज थे। तो स्वैपिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्लस हैंडलिंग ऑफ बैटरीज, चार्जर, उसको देना लेना बड़ा हेडेक था। स्वैपिंग के लिए उसको ऑफ रूट जाना पड़ता है? नहीं। तो स्वैपिंग का नेटवर्क अगेन डेटा पॉइंट ड्रिवन। मेरे पास IoT है हर व्हीकल में। आई एम ट्रैकिंग द मोबाइल लोकेशन एज वेल एज द स्कूटर लोकेशन एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम, हर 15 सेकेंड में। तो उसका जो ओवरले नेटवर्क आता है वो मेरी स्वैपिंग कंपनी को जाता है। और आप उसके पास कितना बैटरी बचा है वो आपको रियल टाइम दिख रहा है? रियल टाइम दिख रहा है, एवरीथिंग इज API। तो उसको क्या नोटिफिकेशन जाता है कि इस जगह पे जाके अब आप बैटरी स्वैप कर लो? ऐप पे इंटीग्रेटेड है, उसको पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब 10% बैटरी है, ये 2 किलोमीटर दूरी पे आपको स्वैपिंग स्टेशन मिल जाएगा। और अगेन एज सून एज दे पुट द बैटरी इन। और स्वैपिंग की जो बैटरी चेंज करी उसकी कॉस्ट आपकी है? इट्स बेक्ड इन द रेंटल कॉस्ट है और रेवेन्यू भी है। हाँ, तो वो जैसे ही जाता है, इनफैक्ट उसका भी एक वीडियो आप देखिएगा, मैंने डाला था। तो एज सून एज द डिलीवरी पार्टनर पुट्स द बैटरी इन, डिस्चार्ज बैटरी डालेगा, 18 सेकेंड्स में नई बैटरी उसको मिली, उसने लगाया और 80 किलोमीटर फिर से चल रहे हैं। फैंटास्टिक। इसलिए वो जो शुरू में 100 किलोमीटर का कैपिंग था वो खत्म हो गया, अब वो ज़्यादा रेंज एंजाइटी खत्म हो गई, रेंज एंजाइटी खत्म हो गई, अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड हो गया। आई कैन वर्क। तो ये स्वैपिंग है रात को भी हो सकती है? या रात को भी, दिन में भी? ऑटोमेटेड स्टेशन से, ऑटोमेटेड स्टेशन से 24 घंटे चल रहा है। 24 घंटे चल। तो फिर तो अब तो उसका स्ट्रेस ही खत्म हो गया ना पूरा। एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ, बहुत अमेजिंग सोल्यूशन हो गया है जी। वेरी गुड। अच्छा, जो जिप चार्जिंग हब्स हैं, आज मेजर डिलीवरी जोन्स में आपका प्रेजेंस आ रहा है। मेरे को जानना है ये हब और स्पोक आप डिसाइड कैसे करते हो? कोई साइट सिलेक्शन करते हो आप? ऐसे तो आप बता ही दोगे कि भाई मैं डेटा से स्टडी कर रहा हूँ, है ना। पर डेटा ड्रिवन क्या हीट मैप में, डेटा में आप क्या देखते हो? डिलीवरी डेंसिटी देखते हो, या राइडर का रूट देखते हो, या वहाँ पे ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी देखते हो, या वहाँ पे आप नंबर ऑफ राइडर्स देखते हो? क्या चीज़ चेक करते हो आप? देखिए, एक बात देखते हैं फ्रैंकली, एंड उस हीट मैप में ना रेड जोन्स, ग्रीन जोन्स, येलो जोन्स बन जाते हैं। अच्छा, कहाँ ये पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इसके लिए, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, स्वैपिंग के लिए इन्वेस्ट तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका पार्टनर ही कर रहा partner है। ही कर रहा है, हाँ, पूरा। लेकिन पार्टनर को आप सजेस्ट करते हो लोकेशन? यस, हम लोकेशन देते हैं। जैसे वी आर लॉन्चिंग जयपुर, अभी 15 से 20 नवंबर के बीच में हम जयपुर लॉन्च कर रहे हैं। कितने स्कूटर्स के साथ? वील स्टार्ट विद 500, राइट। तो टिपिकली हमारी एक सिटी 1000 स्कूटर्स पे प्रॉफिटेबल हो जाती है, राइट, एक हब, राइट। तो बस वी स्टार्ट विद दैट और जल्दी जल्दी एक्सपैंड करेंगे। तो हमने पहले ही जयपुर का एक रूट मैप डिफाइन किया है। कैसे? हमारे क्विक कॉमर्स स्टोर्स हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो स्टोर्स, प्लस हमारे डिलीवरी पार्टनर का एक ऑलरेडी रूट मैप आता है व्हेन यू सर्च ऑन उबर एंड अदर प्लेसेस। तो उसको ओवरले करके हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग लोकेशंस दे दी, राइट। एंड दैट्स हाउ हम गिनी पैक करके we just grow the city then, and then we see the real time data. Right now you're in 3 cities, Delhi, Mumbai, Delhi and NCR, Bangalore, Mumbai. Delhi NCR, जी, बैंगलोर, मुंबई। मैं इस पे भी आता हूँ, एक एवरेज जिप हब में कितनी बैटरीज आप एक दिन में स्वैप कर रहे हो? अब इसमें क्या इसको फ्रेंचाइज मॉडल की तरह भी आप रेप्लिकेट कर सकते हो?
अगर कर सकते हो तो इसमें एमएसएमईज के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी है ईवी इंफ्रा में, और कोई अगर है तो उसका क्या आरओआई है? मैं आई लाइक टू अंडरस्टैंड क्या, बिकॉज आप अलग अलग लेवल पे पार्टनर्स बनाने की आपने कोशिश करी है। मैंने एसेंशियली आपको अभी तक जितना समझ रहा हूँ, यू लाइक टू रिमेन अ टेक्नोलॉजी कंपनी, और बाकी केपेक्स जो है आप अपने पार्टनर्स के थ्रू अपने स्केल को और सिस्टम को मजबूत कर रहे हो। एब्सोल्युटली, डेटा पॉइंट से। तो अभी आप क्या इसको, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रेंचाइज मॉडल पे लेके जाने का सोचा है कभी? देखिए, एक चीज़ हमें समझ में आई है कि हमारा जो स्किल सेट है वो इस इंफ्रा को ऑपरेशनलाइज करना है डेटा पॉइंट्स के साथ, और वो एक डेली हुनर हमने बना लिया है। वही हमारा मोट है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डेटा पॉइंट्स और कैसे पीपल को ओवरले करके वो एक यूटिलाइजेशन मेट्रिक मीट हो, वो बिजनेस केपीआई पे हम चलते हैं। और ये इस इंडस्ट्री में जहाँ पे एक मूविंग एसेट है, एक आप समझिए स्कूटर है जिसके अंदर बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके ऊपर एक ड्राइवर दिन में रोज 100-125 किलोमीटर चल रहा है, बहुत सारे मूविंग पॉइंट्स हैं, और उसमें मुझे समझ में आया कि इस मूविंग पॉइंट्स को ही मास्टर करना जिप का सबसे बड़ा स्किल सेट है, जो कि रेप्लिकेबल नहीं है। तो फ्रेंचाइज करना इसको इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशनल एक्सेलेंस, अगर फ्रेंचाइज करना भी In a होगा तो third आपका party, पार्टनर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रेंचाइज कर सकता है, आपको जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा फ्रेंचाइजी का मॉडल एक अलग मॉडल निकाला हमने फ्रेंचाइज का, कि सी हमें ये स्कूटर चलाना आता है और हमें ऑपरेशनलाइज करना आता है, बट ये ऑपरेशनल रेप्लिकेशन कोई शायद दूसरा फ्रेंचाइज पार्टनर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मे बी ही वांट्स टू मेक मनी। एक फ्रेंचाइज हमेशा पैसा बनाने के लिए काम करता है, मेहनत करना शायद नहीं चाहता। मेहनत कर रहा होता तो अपना बिजनेस बना लेता, मुझे ऐसा लगता है। कम मेहनत में फ्रेंचाइज विल बी सक्सेसफुल अगर पैसा बन रहा है। तो हमने कहा कि आपके लिए फ्रेंचाइज ये है कि आप स्कूटर खरीदो, हाँ ठीक है, जो और हमने हमें बात दे किया दो। अभी, बस हमने बात चलाना हमें आता है, चलाने आप लग गए तो आप चाहते हो कि फ्रेंचाइज इन्वेस्टर की तरह बिहेव करे, और आपका जो है एक्सपेंशन में केपेक्स की रिक्वायरमेंट यहाँ कम हो, आप इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेंगे, और फंड रेज करने का काम भी किसी तरह से यहाँ पे आप हेज कर पा रहे हो। Absolutely. नहीं, दिस इज नाइस, इंटेलिजेंट, वेरी गुड आइडिया। देखो ये इन्फॉर्मेशन ना एंटरप्रेन्योर्स के लिए वैल्यूएबल साबित होगी। मैं इसी की तरह इसको भी डेप्थ में बहुत लंबा लेके जाने वाला हूँ। बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट के सारे एपिसोड्स को मैंने क्या किया, एक जगह पे कलेक्ट करके दिया आपको। तो जैसे भी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, बड़ा बिजनेस के चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। ये केवल बिजनेस के ऊपर पॉडकास्ट है, लिमिटेड लोगों के लिए, जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है। अगर आप ऐसे ही कुछ कॉमेडी सुनने आए हैं, कुछ जनरल बात करने आए हैं, शायद आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इंडस्ट्री के बिजनेस की डेप्थ आप फाउंडर और सीईओ से स्वयं सुन सकते हैं। मैं अब एक क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ आपसे। ईवी कंपोनेंट, स्पेशली बैटरी है, मोटर है, प्राइस वॉलेटिलिटी कई बार हो रही है, इसमें देखा हमने। टेक्नोलॉजी चेंजेस होते हैं, और आप लोग जानते हैं कि 6-6 महीने में कॉस्ट स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं। तो जिप इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को आज कितना विजुअलाइज, इमेजिन कर पा रहा है आने वाले समय में? लॉन्ग टर्म सप्लायर पार्टनरशिप्स जो है आपकी, ताकि फ्लीट इकोनॉमिक्स आपकी स्टेबल रहे, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स आपकी स्टेबल रहे, और अगर फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हो तो आप उसको, या फ्लक्चुएटिंग कॉस्टिंग्स हो तो उससे आपकी प्राइसिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या आपको रिस्क दिखाई पड़ रहा है? देखिए, आज जो इंडियन ईवी इकोनॉमी है वो तो अभी चालू हुई है, 2-3% मार्केट शेयर है। हम चाह रहे हैं इसको रिप्लेस करने का, राइट? और अगर आप देखें 1928 में पहला पेट्रोल पंप बना था इंडिया में, 1 लाख पेट्रोल पंप है इंडिया में, बट पिछले 18 साल में 50,000 नए आए। तो पूरी ग्रोथ अभी हुई है पेट्रोल इंडस्ट्री की भी। हम ईवी इंडस्ट्री में आज 0 पे हैं ऑलमोस्ट। हम एक तरह से पहले मूवर हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए। तो फ्लक्चुएशन का तो अभी गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ से हर चीज़ प्राइस और क्वालिटी इंप्रूव ही होनी है। प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वालिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। अगर अदरवाइज इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो अभी आनी बाकी है, तो सब चीज़ सस्ती ही होंगी, इज वेयर वी आर हेडिंग, या फिर कंट्रोल में आएंगे। वेरी गुड, राइट, वेरी गुड, डेटा पॉइंट्स, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। मेक सेंस। कुछ भी नहीं है। चाइना कहाँ है? वहाँ हर चीज़ ईवी है, वहाँ पे सारी चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ तो बहुत बड़ा फेयर पॉइंट, एब्सोल्युटली। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्कोप का तो अभी शुरुआत होने में बहुत समय है, और चीज़ें और कंट्रोल में ही आएंगी। तो जिप ने अपने जो स्कूटर रेंटल से 3 व्हीलर में भी कोई डाइवर्सिफाई करने का एफर्ट किया। मैं मानता हूँ कि उसका अभी आपका वॉलेट शेयर शायद कम होगा, आपने अटेम्प्ट किया है अभी वो। तो नई सर्विस लाइन जब आप लॉन्च करते हो, तो हम अपने यहाँ, हमारा एक वाइस प्रेसिडेंट है बड़ा बिजनेस कंपनी में,
वो फंक्शन हेड करते हैं FP&A, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस। उनका काम है बजटिंग, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, पायलट रन करना, क्लाइंट फीडबैक लूप्स लेना, प्रोडक्ट के अंदर कॉस्टिंग को समझना, मार्जिन्स को समझना, कॉग्स को समझना, देखना यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स कहाँ पे कितने पीस पे जाके अपन कंट्रोल में आते हैं। तो वो उस पर काम करते हैं। तो आप जब 3 व्हीलर में आए तो आपने क्या देखा था? देखिए, हम एक चीज़ को देख रहे थे कि 2 व्हीलर तो स्टेबल हो रहा है, राइट, प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो क्या है, एज अ फाउंडर मेरा काम एक यही रहता है कि अगर एक चीज़ प्रॉफिटेबल और चलने लगी है तो कुछ एडजेसेंसीज भी ढूंढ लूँ, नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ, जो कि मैं ला सकता हूँ बिजनेस में, नए पिवट्स, राइट। तो इनको हम बोलते हैं कनेक्टेड रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। हाँ, आपके बहुत वीडियो देखे हैं। अभी जब आपने सवाल पूछा ना, एकदम कॉक्स कॉक्स कॉक्स, बिल्कुल वो याद आ गया। सो एग्जैक्टली। तो आई थिंक हमने भी यही देखा कि 2 व्हीलर स्टेबल है, कस्टमर मांग रहा है 3 व्हीलर, राइट। एंड अगर हम एक सेपरेट टीम बना के, सेपरेट P&L बना के, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को सीख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि इसको चलाना है या नहीं चलाना। तो हमने ये करीब 6 महीने 8 महीने पहले शुरू किया। कितने 3 व्हीलर लगाए? स्टार्ट करीब 100 से किया, 40 से किया होगा, फिर 100 किया। आज करीब हमारे पास 650 3 व्हीलर्स हैं। तो आप स्केल करने की तरफ बढ़ गए हो? हाँ, अभी हम प्रॉफिटेबल हो गए हैं उस बिजनेस में भी। तो हमने 6 से 8 महीने में इस बिजनेस को पैट प्रॉफिटेबल बना दिया। पैट प्रॉफिटेबल बना दिया, राइट। तो अब हम इसको स्केल कर सकते हैं। दैट वाज द आइडिया। पैट प्रॉफिट इज रियल प्रॉफिट। दैट्स राइट। मैं भी जब अपनी कोई कंपनी ढूंढता हूँ, हाँ जी। हमारे यहाँ लीडरशिप फनल में लोग आते हैं। लीडरशिप फनल से ग्रेजुएट होके एक एडवांस लेवल प्रोग्राम है जहाँ पे हाई क्लास टॉप क्लास कंसल्टेंट हमारी लीडरशिप सारी उनको पकड़ के होम ट्यूशन्स के साथ हैंड होल्डिंग करती है पूरी टीम के साथ में। उसको हम बोलते हैं रॉयल एलीट क्लब, CGP, कैश ग्रोथ प्रॉफिट। उनके 3 मेट्रिक्स पे काम करते हैं। फिर उनमें से कुछ कंपनी हम सिलेक्ट करते हैं जिसको हमारे को SME IPO तक लेके जाना है, और उसमें हम कुछ इक्विटी पार्टनरशिप लेते हैं, कागज़ पे हिस्सेदारी होती है। जब वो बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, वो नहीं बढ़ा तो हमारा कागज़ का टुकड़ा डस्टबिन में जाएगा। तो तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सो वी बिकम पार्टनर्स। लेकिन उसमें हम यही ढूंढते हैं, मेरा पहला राइडर फाउंडर है, दूसरा राइडर पैट प्रॉफिटेबिलिटी है जिसकी आपने बात करी। क्योंकि पैट प्रॉफिटेबिलिटी से मेरे को पहले लेवल पे सबसे बड़ा कंफर्ट आता है कि अब मैं और समय लगा करके चेक करूँगा कंपनी कैसी है। क्योंकि अभी बात जिप इलेक्ट्रिक की हो रही है, बड़ा बिजनेस की नहीं। तो इनिशियल डेज में बड़ा चैलेंज था कि राइडर्स को मेरे को ऑनबोर्ड करना है EV के। अब राइडर जो है उसका एक अलग साइकोलॉजी है यार, है ना, वो हर एक अलग दुनिया है ना। वो उसके लिए 500 रुपये की भी बहुत वैल्यू है, और आपको बहुत बुरा भला बोल देगा 500 रुपये के लिए भी, है ना। और वो 500 रुपये के लिए क्या वायरल कर देगा आपके अगेंस्ट आपको पता नहीं है। अगर बड़ा क्लाइंट होता है ना जिसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बड़ा है, वो नाराज़ भी होए तो वो क्रिएटिव तरीके से आपके बारे में नेगेटिव एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पे नहीं डालेगा। लेकिन जिस ऑडियंस के साथ आप डील कर रहे हो, अगर उनको तकलीफ हुआ तो इनके पास इतने क्रिएटिव तरीके हैं आपके बारे में सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करने के, आप सोच नहीं सकते। पहले 100 आपने राइडर जब ऑनबोर्ड किए तो क्या लर्निंग्स थी, क्या चैलेंजेस थे? मॉनसून हीट वेव्स आती हैं, उसमें राइडर्स की फ्लीट परफॉर्मेंस मैनेज करनी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करनी है, और अपने को भी देखना है। और तो आपका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट कैसे काम करता था, सर्विस फॉर दीज राइडर्स, जिसको आप बोलते हो शायद जिप पायलट। करेक्ट, जिप पायलट। देखिए, एक चीज़ मैंने सीखी है, एंड आई एम श्योर आपको तो सब पता ही है, कि बिजनेस में जितना बड़ा चैलेंज और उतना बड़ा अगर सॉल्व कर दिया तो उतनी बड़ी डिफेंसिबिलिटी। तो हमें पता था हमारा कस्टमर वो है जो किसी भी मौके पे सोशल मीडिया पे जा सकता है, राइट। तो हमें तो सर्विस लेवल स्टैंडर्ड नेक्स्ट लेवल पे करना पड़ेगा, और अगर कर लिया तो कोई नहीं कर सकता, राइट। तो आई थिंक उसी DNA से हम ऑपरेट करते हैं आज की डेट में। और अगर मैं सड़कों पे जाता रहता हूँ तो इसी DNA से जाता हूँ कि भाई तू बता, सच में बता, टीम वाला कोई नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करते हैं, राइट। इनफैक्ट वी डू FGDs, हम डिलीवरी पार्टनर्स को ऑफिस में बुला के, FGD मतलब फोकस ग्रुप डिस्कशन, चाय समोसा खिला के उससे पूछते हैं, यार पता है ऐप में क्या खराबी लग रही है, पता सड़क पे बैटरी में क्या इशू आ रहा है। और मैं खुद घुसता हूँ उसमें, क्योंकि टीम वाले डिफेंड करते हैं, बट मैं खुद लिखता हूँ कि यार अच्छा ये दर्द है, चलो सॉल्व करते हैं ना, सोचते हैं अपने बस का है तो सॉल्व करेंगे। दैट इज़ द DNA दैट वी ऑपरेट ऑन। हम राइडर को जब बाइक अलॉट करते हैं तब एक एक्सपीरियंस लेते हैं, जब उसका सर्विस करते हैं तब एक एक्सपीरियंस देते हैं, जब वो छोड़ के जाता है तब भी एक्सपीरियंस लेते हैं, हर महीने NPS लेते हैं, क्योंकि हर फेलियर पॉइंट, NPS मतलब नेट प्रमोटर स्कोर,
कितने आपके राइडर्स आपके एक्चुअली प्रमोटर बने हैं और कितने आपकी बुराई कर रहे हैं? कितनी बुराई कर रहे हैं, तो वो डिट्रैक्टर बड़े हेट करता हूँ मैं, डिट्रैक्टर माइनस प्रमोटर स्कोर बन जाता है। बट वो सारा ट्रैक करके बनता है कि अगर हाँ प्रॉब्लम है ईवी में, हाँ बारिशें आई हैं, हम भी नहीं सॉल्व कर सकते, तो हमने मोटर रिपेयर शॉप्स खोल ली हैं अपनी खुद की बारिशों में कि यार कुछ नहीं, ये चीज़ ख़राब होती है, खुद ही लगा लेते हैं, राइट। सो वीव काइंड ऑफ गॉन डीप कि भाई दलदल में तो हैं, बट अगर हमने अपने अपने छोटे छोटे स्टेबल पॉइंट्स बना लिए जहाँ पे हम पकड़ के बाहर निकल सकते, तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। एंड आई थिंक अभी मैं नहीं कह रहा हम वहाँ पहुँच गए हैं, बस जर्नी वही है, बहुत लेवल तक इम्प्रूव करा है, राइट, और डेटा पॉइंट से ही सॉल्व किया है। तो आई थिंक जैसे अर्बन कंपनी की मैं तारीफ करना चाहूँगा, डूइंग अ सलोन सर्विस एट अ पर्सनस होम, वहाँ क्या है, Tough दोनों है। जगह ह्यूमन एलिमेंट है। जो सर्विस कंज्यूम कर रहा है अर्बन कंपनी में और जो सर्विस डिलीवर कर रहा है, दोनों जगह ह्यूमन एलिमेंट है, दोनों जगह इमोशंस हैं। और आप उन दो इमोशनल बीइंग्स को साथ में ला करके आप कुछ फाइनेंशियल आउटकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कस्टमर सर्विस उसका मुझे लगता है कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। मैंने एक वीडियो में कहीं बताया भी था कि अगर किसी को चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर कस्टमर सर्विस कभी हायर करना हो, हेड हंटिंग करनी चाहिए, तो फिर वो कम बंदा सबसे बेस्ट निकलेगा वहाँ पे। जैसे फर्न्स एंड पेटल है, अब फूल जो है आपका 24 घंटे के बाद ख़राब हो जाएगा। 24 घंटे का फूल आपकी एक ऐसी इन्वेंट्री, इतनी स्ट्रॉन्ग पेरिशेबल इन्वेंट्री है, आप चॉकलेट भेज सकते हो, वाइन भेज सकते हो, कुछ और केक भेज सकते हो, जो केक की शेल्फ लाइफ भी शायद 2 दिन होगी। फूल मतलब पानी से निकला, कट चुका है, अलग हो चुका है, पेड़ से अलग हो चुका है, अब उसको शाम तक चला पाने में भी दिक्कत आने लगती है। तो ये पहले मुझे देखो, एक चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगा, वो गुड डिसीजन विच आई मस्ट से टू एवरीबडी, कि दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर सीक्वेंस के अंदर इन्होंने बिल्ड किया उसको। बहुत सारी सिटीज़ में नहीं गए, एक-एक सिटी को मास्टर किया। जब एक जगह मार्केट शेयर बिल्ड होता है तो उसके बाद अगली जगह जाना चाहिए। पहले बिज़नेस खड़ा करते हैं, उसके बाद बड़ा करते हैं। जैसे आप राइडर्स को ऑन बोर्ड करते आए हैं, हम 10 साल से लीडरशिप फनल में अपने पार्टिसिपेंट्स को ऑन बोर्ड किए हैं। मैं आपको खुशखबरी दे दूँ, ये हमारा 10वां साल है सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जहाँ हम 1 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन कर चुके हैं। और उसको बोलते क्या अंडरलाइन हमेशा रहता है, जहाँ भी लीडरशिप फनल प्रोग्राम लिखा होगा उसके नीचे लिखा होगा योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। तो हम हैंड होल्ड करके उसको आईपीओ लाइक रेडी बनाते हैं, जाए नहीं जाए, लेकिन उस लेवल का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और बड़ी सोच, जैसे आपने शुरू किया, बड़ा करना है कुछ। अच्छा, आप गिग वर्कफोर्स के साथ बड़ा कर रहे हो। गिग इकोनॉमी को आप समझते हैं, मैं बता देता हूँ, जो फ्रीलांसर्स की इकोनॉमी है, जो उनके बाइक राइडर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं जिप पायलट। इनमें स्किल चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, बिहेवियर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इनके लिए सेफ्टी को समझाना ज़रूरी है, व्हीकल हैंडलिंग समझाना ज़रूरी है। किराए पे आपका व्हीकल ले रहा है, उसका नहीं है, आपका बच्चा उसकी गोदी में है, उसका बच्चा आपकी गोदी में नहीं है, आपने अपना बच्चा दिया उसकी गोद में, बैटरी स्वैप करानी है उसको, उसकी इनकम पोटेंशियल उसको समझनी है, कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है उसको समझना है। क्या करते हैं इस ट्रेनिंग डेवलप करने के लिए? देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, एक जिप यूनिवर्सिटी बना दी है। तो ड्राइवर जब भी आता है हमारे ऐप पे, उसकी पूरी असिस्टेड ऑनबोर्डिंग जर्नी है, राइट। जहाँ भी रुकता है वहाँ पे भी एआई से उसको समझ लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। बट जिप यूनिवर्सिटी में जब आता है तो वो स्कूटर जब पहली बार शुरू करता है तो एक वीडियो कंपलसरी वो देखता है। जो वो पहली बार स्वैपिंग पे क्लिक करता है तो एक कंपलसरी वीडियो देखता है। पहली बार केयर पे क्लिक करता है तो उसको कंपलसरी पता चलता है। जिस तरह की उसने बाइक ली है, चार्जिंग वाली या स्वैपिंग की, उसके बारे में उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे जब बाइक ख़राब हो जाएगी कैसे सोल्यूशन ढूंढना है, फुल ट्रेनिंग। उस पर भी उसको हम कैशबैक देते हैं कुछ वीडियोस पे कि ये तो कंपलसरी है, देखनी ही देखने हैं। और जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती रहती है, प्राइसिंग चेंज होती है या फिर कुछ स्पेयर पार्ट के बारे में बताना है, तो रेगुलर वीडियोस जाते हैं, उनको ट्रैक करते हैं आई लेंस से और फिर उसकी ट्रेनिंग का स्कोर देते हैं। तो उस तरह से हमने कहा कि गिग इकोनॉमी को अगर सॉल्व करना है तो क्लासरूम कोचिंग में लग गए तो ऑफलाइन में चले जाएंगे, बट इसको भी डिजिटाइज कर देते हैं। इनफैक्ट हमने हर किसी का ही टीम में डिजिटाइज मॉड्यूल बना रखा है। डिजिटाइज में कंटेंट कंजम्पशन, क्योंकि हाँ, डिजिटल है, हाँ। कंटेंट कंजम्पशन का कंपल्शन कैसे क्रिएट करते हो? वो ऑप्शन ना हो, कंपल्शन हो उनके हाँ, लिए। देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो क्रिएटिव कंटेंट होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। तो हमने रील फॉर्मेट में ही ट्रेनिंग मॉड्यूल बना दिए, जहाँ पे कि क्रिएटिव्स भी आ रहे हैं और उनको समझाया भी जा रहा है। ट्रैक करने के लिए हमने क्विज क्वेश्चंस दे दिए जो कि रैंडमाइज्ड हैं, कि 2-3 सवाल हैं, बट आपको ये समझ गए तो आपको आ गया, राइट। नहीं हुआ तो वापस कर लो, राइट। साथ में अगर आपको कुछ और समझना है तो उस पर आप क्लिक करके चैटबॉट से बात भी कर सकते हो, तो वो भी हमने डाल दिया कि आप सुन भी लो, सवाल भी पूछ लो। तो इस तरह से आई थिंक दिस इज़ द करंट लेवल ऑफ जर्नी, बट जैसे जैसे और आगे जाएंगे कुछ ना कुछ और इम्प्रूव करते जाएंगे।
अभी मैं सोच रहा हूँ, इनफैक्ट मेरा एक आइडिया है, और अगर किसी कोई बना सकता है तो ये कर सकता है, कि मैं चाहता हूँ जब वो हमारे हब पे आता है तो एक AR कैमरा लगाए और वहीं पे उसको पूरी 5 मिनट की छोटी सी एक जर्नी दिख जाए, रादर देन गोइंग टू द ऐप एंड वॉचिंग दोज वीडियोज़ एंड सीइंग कि वो देख रहा है या नहीं देख रहा है। वहाँ पे भी खैर रेटिना स्कैनिंग भी आजकल चालू हो गई है, बट वहीं पे उसको एक एक्सपीरियंशियल मोड मिल जाए एक डिलीवरी पार्टनर की जर्नी का। तो आई वुड लव अगर कोई बना दे तो हम बात कर सकते हैं उनके साथ। वो Business उसका partnership। लॉजिस्टिक्स मैनेज करना पड़ेगा। नहीं, हमारे हब्स में अच्छा, हब में बस जा करके आता है बंदा बाइक लेने के लिए, तो जब वो हब में बाइक स्टार्ट करेगा उसको एक ग्लास पहना देंगे, पूरा वो ट्रेनिंग मॉड्यूल देख लेगा और आगे बढ़ जाएगा। उसको भी मज़ा आएगा ट्रेनिंग लेने में, राइट, रादर देन क्लासरूम कोचिंग। नॉलेज रिटेंशन के लिए कुछ खास नहीं करते हैं इसके बाद आप? नहीं, कांस्टेंट चलता रहता है। Constant सो देन देयर आर रेडी रेकनर्स विच कीप गोइंग ऑन एंड रिवाइवल ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा, अब इंडस्ट्री में ड्राइवर का जो रिलेशनशिप है वो कई जगह पे किससे सुनते हैं हम लोग। मेरे को कोई नेगेटिव डिस्कशन नहीं करनी है, लेकिन लर्निंग ज़रूर लेनी है। नेगेटिव किससे होते हैं कि ड्राइवर रिलेशनशिप ख़राब हो गया ना, अगर एक बार ही ख़राब हो गया, पॉजिटिविटी फैलाने में बहुत मेहनत जाती है, नेगेटिविटी अपने आप फैलती है। और आपने अब तक 1.25 लाख ड्राइवर्स की लाइफ पे इम्पैक्ट किया है ना? मेरे ख्याल है 25,000 आपके रेगुलर ड्राइवर्स हैं। तो इतने बड़े गिग वर्कफोर्स को रिटेन करने का फॉर्मूला क्या रहेगा और पॉजिटिविटी बिल्ड कैसे किया जाएगा? देखो, आप परफॉर्मेंस बोनस दे सकते हो, कोई डेली रेंटल डिस्काउंट दे सकते हो आप उसको, कोई उसको आप रेफरल बोनस दे सकते हो, कोई इसको आप इंश्योरेंस का बेनिफिट दे सकते हो, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम दे सकते हो, कोई और सपोर्ट सिस्टम दे सकते हो। ऐसे तो मेरे मन में विचार आ रहे हैं, आप क्या करते हो? पहला तो एक DNA रूल जो कंपनी का होता है, उसमें एक DNA रूल बना दिया, राइडर फर्स्ट। वहाँ से नींव रखी कि हर एम्प्लॉई, हर पर्सन जो जिप का है, जिप एम्प्लॉई है, जिपस्टर है, उसको राइडर से हर महीने मिलना ही मिलना है और एक फॉर्म भरना है, राइडर की भाषा समझनी है, राइट। जैसे मैंने सुना है वो जेफ बेजोस जब भी मीटिंग करते थे, एक चेयर खाली रखते थे, बोलते थे ये कस्टमर है, इससे बात करो। तो हमने वो राइडर बेसिकली हर मीटिंग में वो राइडर हमारे बैठा होता है, राइट, और उसकी बात हम सुनते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है खुद महसूस करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द इंटेंट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, और अगर नहीं हो रहा तो उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं थ्रू वेरियस एक्सपीरियंस चैनल्स जो हमने बिल्ड किया है। आई थिंक अगर हम वो कर रहे हैं और उस पर एक +1 हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ जाके ये राइडर्स का फीडबैक लेके आते हैं? जी, फीडबैक लेके आते हैं, मिलते हैं, एक डिलीवरी करते हैं साथ में उसके, और उसमें बात भी हो जाती है, उनको रेस्पेक्ट भी मिल जाती है। उनसे कुछ अगर फीडबैक मिलना है, खुश या बुरा, कितना कंसिस्टेंटली हो पाता है? हर महीने। हर महीने? इट्स लिंक टू द अटेंडेंस। अच्छा, राइट, ओके, लिंक टू द अटेंडेंस इज वेरी गुड आइडिया। राइट, और इसलिए इनसाइट्स आप फिर बाद में कोलेट कैसे करते हो? बिल्कुल। सो देयर आर फॉर्म्स एंड देन देयर आर मल्टीपल चैनल मीटिंग्स। उनसे छट के फाइनल जो मीटिंग होती है लीडरशिप, वी सिट ऑन ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस और फिर उन पे काम करते हैं। उस पे एक चैनल शीट बनती है। उसमें आपने हफ्ते में 1 दिन रखा है, महीने में 2 दिन, 1 दिन रखा है? महीने में 1 दिन। महीने में 1 दिन? महीने में मतलब प्रोसेस चलते रहते हैं, मेरी विजिट 1 दिन और मेरी मीटिंग 1 दिन, बट बाकी दिनों पे चल रहे हैं प्रोसेसेस। और उसमें काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिल जाते हैं। बहुत अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं। ये कस्टमर हैज़ टू बी द किंग, और उसकी अगर लाइफ में एम्पावर कर पा रहा हूँ, और आई थिंक हमारा इंटेंट भी यही है कि इट्स अ बिग पिलर ऑफ आवर इम्पैक्ट, कि अगर मैं 1.25 लाख लोगों की ज़िंदगी में उनको 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने का मौका दे पाया, तो एक लगता है कि हाँ, जब वो जिप का स्कूटर दिखता है, एक डिलीवरी पार्टनर को इम्पैक्ट लिखता है, तो कुछ अच्छा कर रहे हैं। और जिसको आप 25,000 रुपये कमाने का मौका दे रहे हो ना, ओरिजिनली मैं समझता हूँ वो अगर कहीं नौकरी करता होगा तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमाएगा। वो नौकरी भी नहीं कर सकता कभी, नौकरी भी नहीं कर ही इज़ सकता। अनएजुकेटेड, उसके बैंक में पैसे नहीं है, वो गांव से शहर क्या आया। रेवोल्यूशन है, देखो, अब मज़ा आ गया। या, अच्छा, ईवी लॉजिस्टिक्स में इंश्योरेंस का भी एक मैट्रिक्स है बीच में, बिल्कुल। और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। अब इसमें देखो, व्हीकल इंश्योरेंस, ड्राइवर इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी होगी। तो इंश्योरेंस कॉस्ट, एक तो आपके टोटल ओपेक्स का क्या हिस्सा रहता है वो समझना चाहता हूँ। दूसरा ना, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहता हूँ। मैं वो चीज़ें फैक्टर इन करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो गया जहाँ से रातों रात आपकी पहनी हुई टी-शर्ट और आपका चलता हुआ स्कूटर वायरल हो गया, दिख गया, तो क्या कोई ग्रुप इंश्योरेंस मॉडल डिज़ाइन किया है? क्या कोई कॉस्ट और कवरेज को हमने ऑप्टिमाइज़ किया है? इसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया है? एक्सीडेंट्स या डाउन टाइम वो रिड्यूस हो। देखो, फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो रिड्यूस होता ही है उससे, लेकिन एक आपका रेपुटेशनल इम्पैक्ट, बिकॉज रेपुटेशन इज़ द न्यू करेंसी,
है ना. अभी कोई डॉलर, येन, यॉन, रुपी, रूबल ये करेंसी नहीं है. रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी. इफ पीपल नो यू वेल, दे लाइक यू इनफ, दे ट्रस्ट यू कंप्लीटली, दे डू बिजनेस विद यू. पर अगर ये कहीं गलत हवा स्प्रेड होती है, और फिर क्या है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आज चैनल ही ऐसे बने हैं जो इसी तरह का कंटेंट ढूंढ रहे हैं जो सीधा 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज जाएगा. नेगेटिविटी ब्रीड नेगेटिविटी. समबडी एक्चुअली टोल्ड मी कि कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो नेगेटिव कंटेंट को 10 का मल्टीपल देते हैं. 10 का मल्टीपल देने का मतलब है कि वो, अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, वो 10 लाख लोगों को दिखेगा. अगर उस पर अगर गुस्से का इमोजी आ गया, तो एंगर का इमोजी आ गया, वो एक एंगर के इमोजी का 10 का मल्टीपल है, एक लाइक के इमोजी का 1 का मल्टीपल है, एक स्माइली का 1 का मल्टीपल है, एक हार्ट का 1 का मल्टीपल है. पर अगर एंगर आ गया उसके अंदर, तो उस पर 10 का मल्टीपल है. अगर कोई रो रहा है, टीयर्स आ रहे हैं, तो 5 का मल्टीपल है. तो ये आपके एल्गोरिदम सोशल मीडिया पे ऐसे काम करते हैं. वापस आता हूँ, मैं रिस्क पे बात कर रहा हूँ. जब इस प्रकार के रिस्क को हम देखते हैं बिजनेस में, क्योंकि यार इतने ह्यूमंस के साथ आप काम कर रहे हो, कैसे देखते हो उसको? इंश्योरेंस भी लिंक किया है मैंने इसके साथ में. बिल्कुल. देखिए, इंश्योरेंस और रिस्क दोनों की बात करते हैं. इंश्योरेंस अगेन नया सब्जेक्ट था हमारे लिए, बट हमने हर तरह से उसको भी सॉल्व किया कि स्कूटर्स आर इंश्योर्ड, बैटरीज आर इंश्योर्ड, हब्स आर इंश्योर्ड, एवरी डिलीवरी पार्टनर इज इंश्योर्ड, राइट, और डाउन टाइम भी इंश्योर्ड है, राइट. तो डाउन टाइम कैसे? डाउन टाइम जैसे मेरे वेंडर्स के साथ जो हाँ, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट्स हाँ, उसमें भी इंश्योरेंस हमने उस तरह क्योंकि से उस डाला. दिन वो किराया उसका वो देंगे. करेक्ट. ठीक है. तो हमने हर चीज़ को अगेन एक एक करके सॉल्व किया. ईवी इंडस्ट्री में इंश्योरेंस नहीं थी उस समय जब हमने शुरू किया था, बट अगेन अगर वही है, किसी चीज़ में घुस जाओगे आप, तो यू हैव टू सॉल्व ईच और एवरीथिंग. बट हाँ, अब मैं आपकी उस बात पे आता हूँ कि रिस्क तो अभी भी है. बट देखिए, सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप हो, तो आपको तैयार तो रहना पड़ेगा हर तरह के रिस्क के लिए. आज इंडिगो के प्लेन में इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. एक एयर हॉस्टेस भी अगर गलती से किसी से अलग तरीके से बात कर देते हैं, तो वो वीडियो भी वायरल हो जाता है, राइट. बट यू हैव टू क्रिएट सिस्टम्स, प्रोसेसेस, ट्रैकिंग, ट्रेनिंग टू विजुअलाइज क्या गलत हो सकता है, क्या आपने अपने आप को उससे कवर कर सकता है. तो हमने तो इनफैक्ट ऑडिट्स भी लगा रखी है, कंप्लायंस ऑडिट्स, राइट, एक्सटर्नल ऑडिट्स टू गो टू आवर हब्स, थेफ्ट ऑडिट्स, गार्ड्स, राइट, सर्वेलेंसेस. हर चीज़ को कंट्रोल करने की इस तरह से कोशिश करिए कि अगर कंपनी आज इस लेवल पे है और आगे और बड़ा बनना चाहती है, तो सोच तो उस तरह की होनी चाहिए, राइट. जैसे आपको केस इन पॉइंट, हमने ऑडिटर खुद अपने, हम बहुत स्मॉल साइज थे एट दैट टाइम, सीरीज ए भी नहीं हुआ था. वी वेंट टू आवर इन्वेस्टर्स टू से दैट वी वांट द बेस्ट ऑडिटर, बिकॉज विजन अगर IPO का है, तो वी एडेड EY एज आवर ऑडिट पार्टनर 3-4 years back when we were very small, right, कोई रेवेन्यू नहीं था. पर हमने कहा नहीं, एथोस से काम अगर करेंगे तो लंबा चलेगा. मेरे ख्याल है आपका कोई ये एक वीडियो देख ले, अभी तो लंबा चलेगा, बातचीत होगी, क्योंकि मैं अभी आपको लेके जाऊंगा कि बिग बास्केट पे, लैपटॉप पे, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी, सबकी बात करूंगा मैं. ब्लिंकिट, डोंजो, अमेजॉन, ब्लू डार्ट, ऊबर, रैपिडो, सबके साथ. तो B2B क्लाइंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन साइकिल होती है, अभी मैं उस पर बात करने वाला हूँ. मेरे ख्याल में इस वीडियो के बाद किसी को भी जिप इलेक्ट्रिक के बारे में सब कुछ समझना है तो आ जाएगा उसको. क्लाइंट से पहली मीटिंग से लेके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से लेकर के उसके साथ फ्लीट डिप्लॉयमेंट से लेके उसके पेमेंट टर्म से लेके पूरा प्रोसेस क्या रहता है भाई. 25 के आसपास या 25 से ज़्यादा आपके बड़े लीडिंग ब्रांड हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो. मेरे को उस साइकिल के स्टेजेस समझाइए. स्टेजेस ये हैं कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट सप्लाई की है. आज की डेट में हमने एक चीज़ देखी है कि जिस तरह से डिलीवरीज का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, अब मेरे को नहीं लगता इंडियन कंज्यूमर वापस से ये कहेगा कि मुझे ना 5 दिन वाला अच्छा पसंद था, जब 5 मिनट में मिल रहा है तो, राइट. तो हर किसी को 5 मिनट, व्हेन यू गॉट द डिलाइट यू वुड ऑलवेज वांट डिलाइट, राइट. ऐसा नहीं होगा कि अब आप लैपटॉप छोड़ के वापस से कागज़ों पे चले जाओगे. तो पॉइंट ये है कि डिलीवरी चाहिए. अब डिलीवरी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है सप्लाई ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स. आज की डेट में इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 40% चर्न ऑफ द डिलीवरी पार्टनर, जो कि अपनी पेट्रोल बाइक लेके आता है. क्योंकि वो कमा ही नहीं पा रहा और उसके पास डेटा पॉइंट्स नहीं है, वो डाउन टाइम नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा, राइट. तो ये सप्लाई इतनी ख़राब है और इतनी टफ है इसको अक्वायर करना फॉर ऑल द ब्रांड जो आपने नाम लिए, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ऊबर, रैपिडो के लिए. ये सप्लाई मिल जाए स्टेबल तो मज़ा आ जाएगा, मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और कॉस्ट भी कंट्रोल में आ जाएगी. क्योंकि सप्लाई जब नहीं लानी है तो और कॉस्ट डालनी पड़ेगी. जिप ने क्या किया कि सप्लाई नहीं खड़ी कर दी. जिप का सबसे बड़ा काम क्या है, वो बंदा
जो कि स्कूटर ओन नहीं कर सकता था, आज स्कूटर चला सकता है रेंट दे के डेली। और इंटेंट उसका था डिलीवरी पार्टनर बनने का, बट वो 1 लाख रुपए का एसेट नहीं खरीद सकता था। हमने कहा भाई डेली का रेंट दो, स्कूटर चलाओ, 1,000 रुपये दिन के कमाओ। अब इस 1,000 रुपये दिन के कमाने वाले मेहनती इंसान को क्लाइंट चाहता है, हर किसी को ये डिलीवरी पार्टनर की सर्विस चाहिए। एक बात बताओ मुझे, मैं अभी ब्लिंकिट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। चलो, ब्लिंकिट का एक अपना डिलीवरी पार्टनर है, ब्लिंकिट का एक जिप डिलीवरी पार्टनर है। उसके लिए दोनों में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में, कॉस्ट वर्सेस वैल्यू में फ़र्क क्या आता होगा? पहली चीज, उसके लिए ये 15%, अगर वो पूरी मैथ्स करे तो 15% लो पड़ेगा जिप का सप्लाई। क्यों? क्योंकि उसको बार बार नया सप्लाई सोर्स नहीं करना। अगर उसकी चर्न कॉस्ट ऐड कर देंगे तो देन दिस सप्लाई कॉस्ट विल बी फुल्ली मैनेज्ड बाय जिप। दैट इज व्हाट जिप इज डूइंग फॉर देम, राइट? दूसरी चीज, आज उनका गोल है ईवी का, बिकॉज गवर्नमेंट का भी गोल है। दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट कि 2030 तक हमें 100% ईवी सप्लाई करनी है। ईवी सप्लाई को लाने के लिए द ओनली सोल्यूशन इज टू बैकबोन क्रिएट करना उसके अराउंड। वो जिप ने बना लिया, राइट? क्योंकि आज डिलीवरी पार्टनर ईवी को समझता नहीं, आफ्टर सेल्स नहीं मिलती उसको, चार्जिंग नहीं समझता उसको, फाइनेंसिंग नहीं मिलती उसको, राइट? ये सारी चीज़ इकोसिस्टम हमने सॉल्व कर दिया। तो अब ये कीमती सप्लाई, तो क्लाइंट से जब हम बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये सप्लाई ईवी प्रीमियम स्टेबल सप्लाई है, चर्न मैनेज्ड बाय जिप है। तो अगर आपको ये सप्लाई चाहिए तो आइए बात करते हैं। आपकी कॉस्ट हम ज़्यादा नहीं इंप्रूव करेंगे, बट आपकी रिलायबिलिटी और अप टाइम को बढ़ा देंगे, राइट? और आपके जो हेडेक्स हैं वो हम मैनेज कर लेंगे। लेट्स वर्क एट द कॉस्ट पैरिटी, राइट? आज हम 5-10% आपकी सप्लाई मैनेज करते हैं। जब आगे हमारी इकोनॉमिक्स, आपकी इकोनॉमिक्स मीट करेगी, देन वी विल रीनेगोशिएट। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए उनके साथ, एक प्राइस जो डिलीवरी पार्टनर कमा सकता है उस पर एग्री किया कि भाई इसको 1,000 रुपये तो बनाने पड़ेंगे तभी ये आएगा। हम ईवी मैनेज करेंगे, डाउन टाइम मैनेज करेंगे, आप सप्लाई चलाओ। Let us be a supply partners. So it's a partnership again. I won't call it a client relationship. हमारा सबसे बड़ा client तो delivery partner. These are our partners. अब ये जो पार्टनर है आपके, ये पार्टनर के साथ प्राइस नेगोशिएशन कैसे होता है? आपका एक टफेस्ट पार्ट है ये, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है और इनके लिए भी यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स का इतना प्रेशर है कि मुझे लगता है रात को इन सब के फाउंडर्स के भी सपने में यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स घूमता हुआ है ना। तो अब जिप का प्राइसिंग फ्रेमवर्क कैसा है? आप पर डिलीवरी कर रहे हो, पर किलोमीटर कर रहे हो, पर फ्लीट कर रहे हो, रेंटल पे कर रहे हो, कुछ हाइब्रिड कर रहे हो, इंसेंटिव सिस्टम्स कैसे डिज़ाइन करते हो, आपका मार्जिन बचे, आपका क्लाइंट भी खुश रहे। सो हाउ डू यू मेक मनी? दैट्स वन थिंग। सेकेंड, इसमें बेसिकली जो क्विक कॉमर्स है, इसमें ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसे जो क्लाइंट्स हैं, इनके साथ पार्टनरशिप में आप पर डिलीवरी पे आउट भी एक तरीका है। क्या आप उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं? आप फिक्स रेंटल पे चलना चाहते हैं? आप हाइब्रिड अप्रोच करना चाहते हैं? सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल कौन सा रहा है जहाँ हेल्दी यूनिट इकोनॉमिक्स हो? देखिए, हेल्दी यूनिट इकोनॉमिक्स हमने जो क्रैक किया वो ऐसे कि हम हाइब्रिड मॉडल पे चलेंगे। हमारे 2 कस्टमर्स हैं। एक कस्टमर है हमारा डिलीवरी पार्टनर, वो बाइक रेंट पे लेता है हमसे। तो ये हमारी पहली मैथ हुई कि रेंट कलेक्शन एंड देयर इज अ सेपरेट इकोनॉमिक्स ऑफ बाइक फी जो मुझे पे करनी है, लीजिंग फ़ी और डेट फ़ी और व्हाटएवर। तो ये एक मैथ बन गई। अब हमने कहा कि जब डिलीवरी पार्टनर डिलीवरीज कर रहा है तो वी आर ऑर्केस्ट्रेटिंग द सप्लाई, और यहाँ पे पेपर डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट किया हमने सारे B2B कस्टमर्स के साथ, जोमैटो, जेप्टो, दैट हे दिस इज द सप्लाई। अभी आप पेपर डिलीवरी कर रहे हैं? पेपर डिलीवरी। तो पेपर डिलीवरी में आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा डिलीवरी पर राइड, कि अगर वो एक राइड पे निकला है, एक राइड पे निकला है, प्राइस पर डिलीवरी अलग हो गया। हाँ। एक राइड पे निकला है तो आप चाहोगे कि आपका जो उसका ऑर्डर बैचिंग हो वो ऐसा होगा कि एक डिलीवरी पे वो कम से कम, क्षमा चाहता हूँ, एक राइड पे वो कम से कम 3 डिलीवरी करके आए। नहीं नहीं नहीं, क्विक कॉमर्स की दुनिया बड़ी अलग है, क्योंकि एक डिलीवरी का सिस्टम है। 10 मिनट्स उन्होंने वही डिलीवरी को बांट के 10 मिनट में या 5 मिनट में शिफ्ट कर दिया। तो बैचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? बैचिंग विल कम व्हेन डेंसिटी विल इंक्रीज फर्दर, कि भाई सेम टाइम पे सेम लोकेशन में 2 कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं 5-5 मिनट में। थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, बट अगेन वो हम ऑर्केस्ट्रेट ही नहीं करते। अच्छा, हम सप्लाई को इनेबल करते हैं, उनसे रेंट कलेक्ट करते हैं और उनको उनकी मर्जी का मालिक बना देते हैं कि आप करो डिलीवरी। अगर आप ज़्यादा डिलीवरी करोगे तो हम आपको थोड़ा इंसेंटिवाइज करेंगे, अगर आप कम डिलीवरी करोगे तो हम कम इंसेंटिवाइज करेंगे, अगर आप डिलीवरी नहीं करोगे तो हम आपसे ज़्यादा रेंट लेंगे। तो हमने ऐसे कर दिया कि भाई
Main business is the rental business. Delivery orchestration is his hope, his way, and we have to keep a small ज़्यादा margin. रेंटल आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहाँ से आपकी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, तो उसको आप कवर अप कर रहे हैं ज़्यादा रेंटल लेकर के, अगर वो कोई भी डिलीवरी नहीं कर रहा है तो। करेक्ट भाई, मेरी लीजिंग कॉस्ट ये है, मुझे इतना तो बनाना ही है, राइट? अब 2 जगह से बनता था, अब एक ही जगह से बन रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं तो काम करो या बाइक वापस करो। बिल्कुल ठीक है, हम्म करेक्ट। सो दैट एक अच्छा बंदा आके उस बाइक से और कमा सके। देखो, अपने जो राइडर है उसका जब एक्विजिशन हुआ, राइडर आप लेकर के आए, अब उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है मुझे। आप डेटा को पढ़ते हो, तो टेक्नोलॉजी डैशबोर्ड आपने बनाया, कुछ मेट्रिक्स आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या मेट्रिक्स ज़्यादा पढ़ते हो? कोई डिस्टेंस कवर्ड देखते हो, डाउन टाइम देखते हो, आप कस्टमर का रेटिंग चेक करते हो, या स्कूटर यूटिलाइजेशन रेट देखते हो, या डिस्पैच और यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज अगर करना हो तो डिलीवरी पर राइड देखते हो आप, या आइडियल टाइम परसेंटेज चेक करते हो आप, या कोई बैटरी स्वैप फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके साथ में, या इनकम पर राइडर कितनी बन रही है, वो मेरी की मेट्रिक्स है, या ऑन टाइम डिलीवरी OTD बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है कि मैं ऑन टाइम डिलीवरी कर पा रहा हूँ, तो ये दोनों लोग खुश होंगे, एंड कंज्यूमर भी और मेरा पार्टनर भी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स कौन से हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि डिलीवरी पार्टनर कितना काम कर रहा है दिन में, विच मीन्स अर्निंग्स ऑफ द डिलीवरी पार्टनर, राइट? दूसरा मेरे लिए मेट्रिक होता है उसका वॉलेट, राइट, विच इज़ माई बिगेस्ट मेट्रिक आइडियल, कि वो कितना वॉलेट मेंटेन करके चल रहा है, क्योंकि मेरी बाइक का जो रेंट है वो वॉलेट में घुसा हुआ है, राइट? इफ़ ही वर्क्स फॉर 1000 रुपीज़ इन अ डे, दैट मीन्स उसने 4 दिन का काम आज ही कर लिया, तो मुझे ज़्यादा भरी नहीं करनी। प्लस देयर इज अ सिक्योरिटी वॉलेट ऑल्सो, राइट, जो कि मैं मैनेज करता हूँ, बिकॉज सी वी आर मोर लाइक अ फिनेंसिंग रेंटल बिजनेस, जहाँ पे हमें बाइक की कॉस्ट जो फिक्स्ड है उसको कवर करना है, एंड देन उसमें एफिशिएंसी लेके आनी है। एक राइडर जो है उसका इनकम पर राइडर आपने बोला, अर्निंग पर राइडर आपने Earning बोला, per rider. आपको क्या लगता है कि कितना अर्निंग पर डे पर राइडर होगा तो आपके लिए ठीक बैठेगा? अगेन ये डीलिंग मेट्रिक है मेरे लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर उसने काम नहीं किया तो ही इज पेइंग मोर रेंट एनीवेज। सो फॉर मी माई बाइक यूटिलाइजेशन इज द बिगेस्ट मेट्रिक, राइट? ड्राइवर एज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज नॉट ऑन माई पेरोल, माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, गिग इकोनॉमी का वर्कर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बाइक सेफ्टी, बाइक बिहेवियर, तो IoT से डेटा आता है मेरे पास। इज ही ड्राइविंग रैश? दैट्स एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर मी। इज ही ब्रेकिंग द बाइक? वो इंपॉर्टेंट मेट्रिक है मेरे लिए, राइट? वो ज़्यादा टिकट्स रेस कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम है, वो भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि मेरी कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व करनी है, राइट? तो वी लुक एट द अप टाइम ऑफ एवरी बाइक एंड एवरी पार्टनर एज द बिगेस्ट मेट्रिक, क्योंकि अगर वो कमा रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 चीज़ें हो गई, एक आपका बाइक का यूटिलाइजेशन पूरा हो जाए सो यू मेक मनी, एक वो कमा रहा होगा तो नेचुरली आप यू विल मेक ट्रेल मनी, Absolutely. ट्रेल इनकम आ जाएगा। जी। तो ये 2 लोगों को, आपको 2 एरियाज को देखना ज़रूरी है। बिल्कुल बाइक क्योंकि आपका फाइनेंसिंग बिजनेस है एक अपने आप में, या आपको पैसा वापस चाहिए? बिल्कुल सही। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड, वेरी नाइस। EV डिलीवरी मॉडल में एफिशिएंसी का एक और बैकबोन है जो मैंने अभी स्टडी किया पिछले कुछ दिनों में। मैं ज़ोमैटो पे और फ्लिपकार्ट पे एक केस स्टडी बिल्ड कर रहा था मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए, जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम से ग्रेजुएट होते हैं। वहाँ पे मैंने देखा कि रूट ऑप्टिमाइजेशन पे पिछले कुछ दिनों में बहुत काम हुआ। आपका टेक स्टैक कैसे काम करता है? एक होता है टेलीमैटिक्स। टेलीमैटिक्स होता है जो आम आदमी को समझा दूं, आप मुझे भी समझा दीजिए, जो डेटा व्हीकल से आ रहा है, जो डेटा व्हीकल से आ रहा है उसको बोलेंगे हम, हाँ, IoT। सो AI और टेलीमैटिक्स का जो डेटा है वो रूट ऑप्टिमाइज करने में आपको हेल्प करेगा। आपने कोई इन हाउस एल्गोरिदम बनाया है जो लाइव ट्रैफिक और बैटरी लेवल दोनों को कंसीडर करता है? इसको आप रूट ऑप्टिमाइजेशन को कैसे देखते हो? क्या क्या क्रैक किया इसमें? स्वैपिंग को पहले तो क्रैक किया, द राइट स्टेशन एट द राइट पॉइंट, कि अगर डिलीवरी पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे पोर्टर की डिलीवरी करने जा रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे स्वैपिंग स्टेशन नहीं है, तो वहाँ पे डाउन टाइम हो सकता है। लेट्स सॉल्व दैट, राइट? अब हमने कहा कि डिलीवरी पार्टनर का डेटा आ रहा है हमारे पास, राइट? एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको न्यू कॉन्सेप्ट जो हम लेके आए हैं वो बताता हूँ, कि डिलीवरी पार्टनर्स का पूरा नेटवर्क हमारे पास आ गया। अब हमें एक चीज़ पता चली इतने डेटा से कि अगर 20,000 डिलीवरी पार्टनर्स काम कर रहे हैं और जेप्टो, ब्लिंकिट, ऊबर, रैपिडो, जोमैटो, स्विगी सबकी डिलीवरीज कर रहे हैं, तो इससे क्या डेटा निकलता है? इससे एक डेटा निकलता है कि एफ्लुएंट इंडिया, न्यू इंडिया कहाँ रह रहा है। वी नो, बिकॉज वही लोग ये सारी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने ये देखा कि इस एफ्लुएंट इंडिया के डेटा को किसको ज़रूरत होगी? मे बी मैकडॉनल्ड्स को इसकी ज़रूरत होगी,
कि मेरे को अगर नया मैकडॉनल्ड स्टोर वहाँ पे नहीं है तो क्या मैं ये डेटा कहीं से ले सकता हूँ? एक बाइक मेंटेनेंस सर्विस को ज़रूरत होगी कि इतनी सारी बाइक्स अगर चल रही है, मुझे सर्विस स्टेशन खोलना है तो यहाँ पे बना सकता हूँ। शॉपिंग कंपनी की मैंने बात करी, वो हो ही सकता है। पीवीआर को भी शायद नया पीवीआर खोलना है तो दे विल से कि हे एफ्लुएंट इंडिया हैज़ मूव टू दिस पार्ट ऑफ गुड़गांव, हम नहीं है। तो इस तरह से हमने एक लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया, राइट, जहाँ पे लोग पिंग कर सकते हैं किसी भी एरिया को, हॉटस्पॉट पे जाके दे कैन एग्जैक्टली नो वेयर द न्यू लोकेशन यू शुड गो टू। तो ये एक नया पायलट शुरू किया। फिर हमने एक और देखा कि ड्राइवर्स जो हैं, ये जो आ रहे थे, ये लोग नॉन फाइनेंसेबल थे, बट क्या हम जिप की तरफ से एक और चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज हम इनकी डेली की इनकम देख पा रहे हैं, डेली की कॉस्ट समझ पा रहे हैं, डेली का वॉलेट देख पा रहे हैं कि कितना इनकी फ्रीक्वेंसी है काम करने की, रिचार्ज करने की, इनका बिहेवियर कैसा है, एज क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, कहाँ रहते हैं वो पता है। तो इनके डेमोग्राफिक और फिनेंशियल प्रोफाइल को देख के क्या हम इनको फिनेंशियली वायबल बना सकते हैं। तो हमने एक नया प्रोफाइल बनाया जिबल। तो सिबिल होता है लोगों का, हमने कहा जिबल बनाते हैं, और क्या हम वो डेटा बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को दिखा के शॉर्ट माइक्रो क्रेडिट्स दिला सकते हैं हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को। सो दीज आर द वेज दैट वी हैव ओवरलेड द डेटा। प्लस कहाँ तक पहुंचे हो नए इनिशिएटिव्स में आप? तो इन नए इनिशिएटिव्स में वी हैव स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑन दीज इनिशिएटिव्स। अच्छा। वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अनदर प्लेटफॉर्म कॉल्ड fleeties.ai। तो हमने देखा इतने सारे लोग 200 300 बाइक तो डाल रहे हैं, बट साल भर बाद बंद हो जाते हैं। कोई जिप ग्रीन बनाना चाहता है, कोई ऑरेंज मैजेंटा पर्पल बना रहा है, बट वो बंद हो जाती है। मैं मार्केट में जाता हूँ, दिखती है, बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि दे हैव नॉट सीन द वे डेटा पॉइंट्स नीड टू बी लुक्ड एट इन द बिजनेस। भाई मुझे एक बात बताओ आकाश भाई, वर यू एन इंजीनियर और मार्केटिंग ब्रांडिंग के प्रोफाइल था आपका? कोर इंजीनियर, दिल से मार्केटियर। अच्छा। मतलब एक्चुअली बना इंजीनियर, बट तब समझ में आया कि जिंदगी में करनी मार्केटिंग थी। तो मार्केटिंग हेड जब बना तो वो गोल अचीव हो गया। फिर नया गोल वाज फाउंडर। नहीं बट बिकॉज आपने जिस तरह से अलग अलग थ्रेड को पकड़ा है ना, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है समझने में। और आई थिंक एक सीरियस एंटरप्रेन्योर होगा उसके लिए बहुत लर्निंग होगा इसके अंदर कि आप कैसे। आई होप पीपल लर्न। मतलब मुझे नहीं पता कि लोग सीखेंगे या नहीं, है तो बस नहीं, मॉडेस्टी की बात ही नहीं है। नहीं, मॉडेस्टी नहीं, मतलब मैं तो अपना रियल बता रहा हूँ कि ये हुआ है। ब्यूटीफुल है ना। बहुत सिंसियरली एक्नॉलेज कर रहा हूँ मैं। ये जो नए इनिशिएटिव आपने लिए हैं, मैं उसके वॉलेट पे मन तो कर रहा है कि मैं उसके वॉलेट को और स्टडी करूँ, आपके साथ और बातचीत करूँ। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट बिजनेसेस। मेरा कोर ही यही है, इसके अलावा तो बातें नहीं करते हैं, है ना। अभी 25,000 व्हीकल का स्केल चल रहा है, ठीक है, और मेंटेनेंस और स्पेयर की जो प्लानिंग करनी है वो अपने आप में एक लॉजिस्टिक चैलेंज है। तो जिप का सिस्टम से कैसे मैनेज करता है? इसमें कोई प्रेडिक्टिव एनालिसिस है मेंटेनेंस टूल के लिए, या सेंट्रलाइज्ड हब हैं, या रीजनल स्पोक हैं, या सर्विस नेटवर्क्स हैं? आपने कुछ इस पे ऑलरेडी बात किया था थोड़ी देर पहले। इसको लेकर के मैं अभी एक अलग सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ आपने बताया, आपने बनाया, मैंने कहीं पढ़ा है या आपने मुझे बताया है, मेरे को याद आ रहा है कि आप शायद 2 लाख व्हीकल्स तक जाना चाहते हैं जी बाय 2027 जी, है ना। तो 2 लाख व्हीकल में 28 में 28 में 2 लाख व्हीकल तक आप जाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल है 2 लाख व्हीकल्स का मतलब है टेक्निकली आप 25 से ज़्यादा शहर कवर करना चाहेंगे, है ना। 25 से ज़्यादा शहर कवर करेंगे, दैट्स द फेयर मैथमेटिक्स अभी का जो मैं देख रहा हूँ नंबर हिसाब से। तो उस समय आप सर्विस नेटवर्क्स को कैसे मैनेज करोगे, स्पेयर पार्ट्स को कैसे मैनेज करोगे, मेंटेनेंस को कैसे मैनेज करोगे, सेंट्रलाइज्ड हब रखोगे, रीजनल स्पेसेस रखोगे, या वहाँ फ्रेंचाइज पार्टनर्स लेके आओगे, या वहाँ कोई पार्टनर नेटवर्क बिल्ड करोगे? एक चीज़ तो मैंने बहुत क्लियरली बताई कि हम पार्टनरशिप में बहुत बिलीव करते हैं, कि OEM पार्टनर, स्वैपिंग पार्टनर। आज की डेट में स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस टफ है और उसमें कोई स्केल नहीं कर पाया, तो उसको अभी हमने कोर बना रखा है, राइट। अगर कोई पार्टनर बनना चाहता है और स्ट्रॉन्ग KPIs के साथ, स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ हमारे साथ पार्टनर करना चाहता है, वी वुड लव टू पार्टनर विद देम। और मे बी हमारा जो रिपेयर मेंटेनेंस आर्म है वो एक सेपरेट बिजनेस भी बन सकता है अपने आप में, क्योंकि औरों की फ्लीट को भी सर्विस कर सकता है। एक विजन वैसा भी है कि हम इतने कोर अगर स्ट्रांग हो गए तो औरों की भी मेंटेनेंस कर सकते हैं, राइट। तो मे बी वील बिल्ड आवर ओन नेटवर्क, बट एक ये हमने चैनल बनाया है, राइट। बट द विजुअलाइजेशन इज दैट कि 20,000 से 2 लाख, मैं कह रहा हूँ 2028, 29, 30 कभी भी हो जाए, दैट्स नॉट द वरी। बट हाँ, ये जो इंजन है, इंजन ऑफ डेटा पॉइंट एंड इकोनॉमिक्स, वो नहीं हिलना चाहिए। तो उस पर बहुत कंट्रोल है। तो उसके लिए हमने क्या किया है दैट एवरी बाइक वी हैव नाउ मॉडल्ड
डेटा पॉइंट ऑफ एवरी बाइक सो मच कि मैं हर बाइक के P&L पे बैठ सकता हूँ। तो हमारे 20,000 एसेट का हम हर महीने P&L इवेल्युएट करते हैं कि ये अच्छा बाइक का आज तक इतनी कॉस्ट लगी है, आज तक इतना रिटर्न आया है, पे बैक हो गया या नहीं हो गया, एक तरफ। दूसरी तरफ इस महीने की इसकी इकोनॉमिक्स कितना कमाया, कितने स्पेयर पार्ट लगे, कितने मैकेनिक ने इस पे हाथ लगाया। मतलब हम एक एक मैकेनिक, क्योंकि मेरे पास 200 मैकेनिक है, बट बाइक के टिकट पे हमने मॉडल कर दिया अगर एक बाइक 10 बार आ रही है तो 10 बार ह्यूमन मैन पावर लग रही है। दैट्स अ सेपरेट कॉस्ट। तो दैट्स हाउ वी मेक द P&L। और अब हम डेटा पॉइंट पे कॉल लेते हैं, राइट, कि अच्छा इस बाइक को चलाना है, नहीं चलाना, कितना इन्वेस्ट करना है तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी, नहीं तो वी कैन एग्जिट द बाइक फ्रॉम द बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें अगर मॉडल कर ली हैं तो ये रेसिपी शायद लोग नहीं बना पाएंगे, राइट। तो इस पे हम नए नए फिर रेवेन्यू स्ट्रीम्स बना रहे हैं, नए नए ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे हैं और कोर को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम पर व्हीकल मंथली रेवेन्यू को समझने की कोशिश करते हैं। एक बाइक है आपका, उसका महीने का रेवेन्यू स्ट्रक्चर कैसा है? आपको ड्राइवर पे आउट देना है, आपको चार्जिंग का एक कॉस्ट है, जहाँ पे आपका पार्टनर है, जहाँ बैटरी स्वैप हो रही है, और कितना सेकंड में? 18 सेकंड्स। 18 वो सेकंड वीडियो में। जरूर देखना। मैं भी एक्चुअली सोच रहा था 1 मिनट में आती होगी, बट आई वेंट टू चेक रैंडमली 18 सेकंड्स। आई वाज हैप्पी। देयर इज अ कॉस्ट टू दिस ग्रेट सर्विस। मेंटेनेंस की कॉस्ट है, वो आप बेयर कर रहे हो। इंश्योरेंस की कॉस्ट है, वो आप बेयर कर रहे हो। इसके बाद डेप्रिसिएशन भी है जो आपके फाइनेंशियल में जाएगा। सो एनीथिंग, एंड प्लस आपकी अपनी मैन पावर कॉस्ट है, पीछे टीम्स हैं, उनकी कॉस्ट को भी आप अपोर्शन करोगे। एक बाइक पे कितनी तरह की कॉस्ट लगने वाली है, आपकी टेक्नोलॉजी, टीम, ट्रेनिंग, सब चीज़ों की कॉस्ट उस बाइक पे लगने वाली है। तो सब मिला करके पर व्हीकल मंथली यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स एक बाइक का कैसा है? देखिए मैं आपको मतलब सिंपल थोड़ी यूनिट इकोनॉमिक्स समझाता हूँ कि एक डिलीवरी पार्टनर अगर 30,000 रुपये का काम कर रहा है, राइट, तो उसमें एक मार्जिन बनता है हमारा करीब 4 से 5% का। डेली बाइक का जो कॉस्ट है वो 250 रुपी अगर रेंट दे रहा है तो उस पर हमारी एक कॉस्ट होती है जहाँ पे एक मार्जिन बनता है। तीसरा हमारा एक रेवेन्यू स्ट्रीम होता है ऑनबोर्डिंग रेवेन्यू। जब भी एक डिलीवरी पार्टनर को एक तरह से हम ट्रेन करके डिलीवरी पार्टनर बनाते हैं तो टू गेट दी एक्सेस टू द बाइक ही पेज अ फी, राइट, करीब 2,000 रुपये वन टाइम नॉन रिफंडेबल फ़ी देता है टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म। वो एक फ़ी होती है हमारी। फिर हमारी एक रेवेन्यू आती है जहाँ पे हम इनफैक्ट बाइक पे एड्स भी लगाने लगे, राइट। बाइक और हेलमेट पे एड्स बेचने का काम हमने शुरू किया है, जहाँ पे पेटीएम, रैपिडो जैसे ब्रांड्स ने, लेवरेज एड्यू जैसे ब्रांड्स ने हेलमेट्स खरीद लिए हमारे 30,000, स्कूटर्स खरीद लिए 5,000 जिस पे एड्स लगा दिए, तो वो एक रेवेन्यू आता है, राइट। fleeties.ai जो SaaS प्लेटफॉर्म है उसका रेवेन्यू। तो ये सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स आते हैं। उसमें से हम अगर हम सबको ऐड करके 100 बनाते हैं तो करीब 67-68 डिलीवरी पार्टनर का पे आउट होता है, अराउंड 33% ग्रोस मार्जिन। देन कम्स द स्वैपिंग फी, then comes my maintenance fee, then comes my hub infrastructure, mechanics, my sales team, जो पूरी ग्राउंड टीम हमारी 700 लोगों की पेरोल पे है, उनकी कॉस्ट आ गई, ऑपरेशनल टीम। उन सबको जब सेपरेट कर लेते हैं तो हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, राइट, जो कि करीब 20% होता है, राइट। फिर हमारी टीम की पूरी कॉस्ट आती है, HO, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग अगर कुछ है तो पूरा टेक्नोलॉजी टीम, वो सब अगर हटा देते हैं तो स्टेडी स्टेट करीब 10 से 15% एबिटा मार्जिन बिजनेस। एंड देन फाइनली अगर डेप्रिसिएशन वगैरह हटा देते हैं तो 7 से 8% पैट बिजनेस एट अ स्टेडी स्टेट। दैट इज हाउ आई लुक एट दिस बिजनेस एट अ ह्यूज स्केल। वैसे बात करते करते मुझे लगा कि रेवेन्यू स्ट्रीम थोड़े बढ़ गए, कुछ थोड़े सिग्निफिकेंट हैं और कुछ थोड़े अभी मतलब न्यू है, ठीक है, न्यू है। आपका जिप ईवी जो है, जो ड्राइवर डिलीवरी सर्विस है। दूसरा आपने बताया जिप रेंटल्स भी हो गया आपका, दोनों इंटरलिंक्ड है। तीसरा आपने 3 व्हीलर कार्गो जो अभी 500-700 का आपने बिल्ड करना शुरू किया है। और अब इसके अलावा एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू मैंने अभी सुना। इसके अलावा मैंने एक और आपसे रेवेन्यू सुना जहाँ पे आप SaaS प्लेटफॉर्म। हाँ, SaaS प्लेटफॉर्म। तो अभी रेवेन्यू स्प्लिट क्या है इस समय आपका, कहाँ से कितना आ रहा है? श्योर। सो अबाउट 60% हमारा डिलीवरी रेवेन्यू होता है, अराउंड 30% हमारा रेंटल रेवेन्यू होता है, और 10% आर द न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स लाइक एड्स, fleeties.ai। 3 व्हीलर रेवेन्यू इज ऑल्सो अबाउट 5%, 5 to 6%। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रेवेन्यू सोर्स कौन सा दिखता है आपको? I think all of them. We are pretty sure of these 5 revenue streams because core is delivery and rental, which is on 2 wheelers and 3 wheelers, so they are sustainable businesses.
Ads are a new business which is definitely going to piggyback on that strongly. Fleeties.ai is a tech platform जो कि बहुत ही ग्लोबली स्केलेबल है, राइट? तो वो एक ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेटिंग और बॉटम लाइन इफेक्टिव बिजनेस है, राइट? बट ऑब्वियसली कोर इज 80% ऑफ द फोकस ऑल द टाइम, एंड 10% आर न्यू थिंग्स दैट शुड रन as the business grows. एनीवेज केपेक्स अभी आपने तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लिया बाय गेटिंग इन्वेस्टर्स टू बाय बाइक्स फॉर यू, जो माइक्रो इन्वेस्टर फ्रेंचाइज इन्वेस्टर्स जो हैं. 3 सिटीज़ को आपने अच्छा मास्टर किया, दिल्ली एनसीआर अच्छा लर्निंग लिया, बैंगलोर, मुंबई, अभी आपने मैंने कॉन्वर्सेशन में सुना जयपुर का प्लान कर रहे हैं. तो जब आप कभी नए एरिया में जाते हो तो आप वहाँ पे डिमांड डेंसिटी देखते हो, ड्राइवर सप्लाई देखते हो, या चार्जिंग इकोसिस्टम देखते हो. सिटी में एंटर करने से पहले रेगुलेटरी हैंडल्स हैं कुछ, मतलब ऐसे कुछ हर्डल्स हैं, क्षमा चाहता हूँ हैंडल्स बोला मैंने, हर्डल्स हैं. कोई लोकल रेगुलेशन है, आरटीओ अप्रूवल है, या कोई पार्किंग नॉर्म्स हैं, या कोई म्यूनसिपैलिटी के परमिशंस हैं, या कोई प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लेक्स है. तो जिप के नए सिटी लॉन्च में रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस और डिमांड डेंसिटी, ड्राइवर सप्लाई, चार्जिंग इकोसिस्टम, इन सब क्या चीज़ों को आप स्टडी करते हो फिर डिसाइड करते हो? एक्चुअली आपने सारे आंसर दे ही दिए हैं, आपके सवालों में बहुत सारी डिटेलिंग ऑलरेडी है, बट ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या वहाँ पे स्वैपिंग नेटवर्क है या नहीं, क्या वहाँ पे जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमाटो की डिमांड है क्या नहीं. तो वो हम क्लाइंट से पूछते हैं, आप अपनी सिटी को ओवरले करो, व्हाट इज़ द डिमांड, राइट? तो उस डिमांड नेटवर्क पे ही उनके फिर स्टोर्स को ओवरले करके स्वैपिंग नेटवर्क सेट होता है. उन्हीं के अराउंड हमारा एक जेप हब डिसाइड होता है, उन्हीं के अराउंड हमारी 2 लोगों की टीम डिसाइड होती है, जो कि टिपिकली हम लॉन्च मैनेजर्स हमारी एग्जिस्टिंग टीम से ही ढूंढ लेते हैं कि भाई देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, जयपुर आईजेपी आई है, आप अगर हब हेड हो तो आपको एक नया रोल मिल रहा है, कोई ना कोई वहीं का मिल जाता है, वहाँ चला जाता है. अगर आप यहाँ पे सिटी हेड हो, सिटी लॉन्च मैनेजर की आपको प्रोफाइल मिल रही है, आप चले जाओ. तो कोर वहीं से बिल्ड शुरू होता है, क्योंकि उनको कोर धंधा यहाँ पे समझ में आता है, ऑपरेशनल KPI समझ में आते हैं, तो वो टीम ग्राउंड अप फिर बिल्ड करना शुरू करती है. येस, रेगुलेटरी चेक होता है कि भाई वहाँ पे क्या RTO रूल्स हैं, EV के क्या रूल्स हैं, राइट? ग्रीन नंबर प्लेट्स का क्या रूल है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है, वो सारा बिल्डअप होता है, राइट? हब के सारे प्रोसेसेस रिले होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, और फिर हम ग्राउंड से शुरू करते हैं एक रोड शो लगाने का, स्मॉल BTL एक्टिविटी, क्योंकि दिल्ली NCR में तो आप हर 5 मिनट में शायद जिप देख सकते हो सड़कों पे, जयपुर में आज है ही नहीं, तो इतनी आसानी से सप्लाई नहीं मिलेगी, डिलीवरी पार्टनर्स को पता ही नहीं क्या है ये हरा. तो देन हम अपने रोड शोज़ लगाते हैं, एक स्टैंडी लगाते हैं ब्लिंकिट के हब के बाहर, उनको पता है कि दे ऑल्सो नीड गुड न्यू सप्लाई, या जेप्टो के हब के बाहर. जोमाटो हमें लीड्स देता है कि हमारे इतने सारे पार्टनर्स हैं जो कि बिना बाइक के हैं, क्या आप इनको बाइक दे सकते हैं? तो वो सारा इंटरप्ले करके वी देन स्टार्ट बिल्डिंग सप्लाई. एक बार जब 200-300 की सप्लाई बन जाती है तो वो ऑटो मूव चालू हो जाती है, जहाँ पे रेफरल सिस्टम चालू हो जाता है. डिलीवरी पार्टनर, एक खुश डिलीवरी पार्टनर गाँव जाता है, 5 लोगों को डिलीवरी पार्टनर दूसरे को अगर रेफर करता है, इज देयर एन इंसेंटिव फॉर हिम? देयर इज एन इंसेंटिव. मतलब एक हैप्पी पायलट कम से कम 10 से 15 लोगों को अपने साथ लेके गांव से ले आता है ओवर अ पीरियड ऑफ हिज जर्नी इन जेप. तो हमारा पूरा क्या एक्विजिशन इंसेंटिव देते हो ड्राइवर को आप? देखिए, इंसेंटिव 500 से 1000 रुपए का है, बट सबसे बड़ा इंसेंटिव है कि अगर वो 30,000 रुपए कमा सकता है तो अपने गांव के एक बंदे को जब लेके आएगा, अपने दोस्त भाई को, वो 30,000 रुपए कमाना पड़ेगा. दैट्स द जॉय दैट ही विल गेट इनहेरेंटली. और उसको कॉन्फिडेंस भी है ना, रेफर खुद कमा रहा है. हाँ, करेक्ट. रेफर करने में उसको रिस्क नहीं है कोई. इनफैक्ट वो उसका बडी बन जाता है कि मैं अगर 1000 रुपए ऐसे कमाता हूँ तो तू भी ऐसे कमा सकता है. हैंड होल्डिंग हो जाती है. आपके फाइनेंशियल्स पे आए थोड़ा सा. बिल्कुल. 450 करोड़ का रेवेन्यू आपने किया 2025 में, जी. 24-25 में जी. 50% आपने, मैं देख रहा था कि आपने ईयर ऑन ईयर थोड़ा जंप लिया रेवेन्यूज में. तो इस ग्रोथ के पीछे आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीवर किसको मानते हैं आप? जैसे मान लो एक किताब है द वन थिंग, बड़ी अच्छी किताब है, आई लाइक रीडिंग इट, है ना? मतलब व्हाट इज दैट वन थिंग, इफ यू सॉल्व एवरीथिंग एल्स गेट सॉल्व्ड. So how do you reject 99 other things to focus on that one thing? Is that fleet utilization, जहाँ से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, या न्यू सिटी लॉन्चेस से बढ़ेगा ऑफ कोर्स, या बेटर क्लाइंट मिक्स से बढ़ेगा, या कोई और तरीका है जहाँ से हमारे को वो इम्प्रेसिव जंप मिल सके? तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? इसमें भी पिवट किया है बिजनेस को. तो 2023 में हमारा रेवेन्यू था 100 करोड़, 2024 में हमारा रेवेन्यू 300 करोड़. तो हमें ग्रोथ करनी आई, राइट? तो हमने बहुत 300 मतलब 3x ग्रो किया, राइट? तो मैं गलत बोल दिया, 50%. नहीं. फिर इस साल 300 से हम 450 पे आए, ये 50%. तो ये 50 था. तो बट इन दोनों सालों में
दो बदलाव हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 100 से जब 300 आए, हमने ग्रोथ करनी सीखी। अगर हम 7,000 ईवी पे हैं तो 14,000 पे जा सकते हैं क्या? हमने एक्चुअली 7,000 नई बाइक्स लगाई जो कि पहले कभी नहीं लगाई थी। तो सप्लाई, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसेस, टेक, मैनेजिंग दीज ईवीज, IoT, वो सब सॉल्व किया, ग्रोथ को सॉल्व किया, राइट? डेटा पॉइंट्स ट्रैक करना ग्रोथ के, राइट? फिर जो 300 से 450 जो हमने किया, वो सिर्फ एक ही चीज को ध्यान रखते हुए किया कि ग्रोथ करते रहें और साथ में थोड़े प्रॉफिटेबिलिटी के सीड्स भी सो करें। तो हम 3x कर सकते थे, बट हमने नहीं किया। हमने कहा इस बार 50% ही करते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत समझा कि ये फ्लीट ना यार, ये 3 साल नहीं चलेगा, इसको नहीं ऑनबोर्ड करेंगे। वो वाला करते हैं जो ऑनबोर्ड मोटर जो 1 साल चलने वाली है, क्या 3 साल वाली ले सकते हैं। हमने वो सारी इकोनॉमिक्स को थोड़ा स्ट्रांग किया पिछले साल। इस साल जो 2026 है, हमने एक्चुअली अपनी ग्रोथ को और कम किया। हमने कहा 50% नहीं, इस साल हम 30% ही ग्रो करेंगे, बट इस साल हम वो सीड सो करेंगे कि पूरा प्रॉफिटेबल ही हो जाए बिजनेस। तो ये पिवटल चेंज, हाई ग्रोथ, मिड ग्रोथ, बट नोइंग की प्रॉफिट क्या है, और इस साल प्रॉफिटेबल। सो 4 months back we became profitable in the business. लेकिन मैं अभी ये पढ़ रहा जब आपके बारे में, तो मैंने देखा EBITDA मार्जिन -19% था आपका। और अब वैसे आप पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आपने टच किया है, तो आप बता रहे थे, मैंने बीच में बोल दिया कि इसके लिए आपने किया क्या, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया, या रेवेन्यू मिक्स चेंजेस पे काम किया, या ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम किया। अब क्या ज़्यादा फोकस है जहाँ से, क्योंकि जो सीड आपने डालना शुरू किया 300 से 450 वाली जर्नी के दौरान, तो वो सीड में सबसे बड़ा फोकस क्या था मार्जिन के लिए? देखिए, उसमें सबसे बड़ा मार्जिन जो था वो था एफिशिएंसी बढ़ाना, यूटिलाइजेशन को और डीपली ट्रैक करके पर फ्लीट एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। तो वी प्लेड अ लॉट ऑन प्राइसिंग, कि प्राइस को डिस्कवर करते हैं। बीइंग द फर्स्ट मूवर, प्राइस डिस्कवरी भी हमें ही करनी पड़ेगी, ये समझ में आ रहा था। करेक्ट। और शायद स्टार्टिंग में ग्रोथ के लिए बहुत लो प्राइस पे भी दे रहे थे बाइक, जो कि सस्टेनेबल नहीं था, प्रॉफिट नहीं आ रहा था, बट ग्रोथ आ रही थी। तो हमने कहा प्राइस को हैमर करना पड़ेगा। तो पहले महीने हमने अपनी प्राइस 15% बढ़ाई, राइट? जब हमने सोचा कि अब तो प्रॉफिटेबल होना ही है, 15% बढ़ाई। हमें लगा कि बहुत टैंक कर जाएगा मार्केट, बट 3% ड्रॉप हुआ हमारा, सप्लाई बैठ गई, मतलब नहीं हुआ, यूटिलाइजेशन ड्रॉप हुआ। अगले महीने हमारा स्टेबल स्टेट हो गया, बट अगले महीने एक और चीज़ करी, 7% प्राइस और बढ़ाई, बट स्टेबल स्टेट हो गया। नेक्स्ट मंथ इंक्रीज द प्राइस अगेन, भाई पैसा तो बनाना है, अभी भी नहीं बन रहा, और बढ़ाई, बट ग्रोथ भी आ गई साली, 3% ग्रोथ आ गई। अगले महीने देन वी एडेड 1000 बाइक्स with increasing price, with better quality fleet, became profitable. So it was 5 to 6 month journey of one, changing the pricing and establishing it in the market. Second, efficiencies. We became 1,500 people, brought it down to 1,000. How? By looking at data points, by increasing efficiency of every team member, by giving them a tech, जहाँ की वो data points देख सकते हैं, देख ही नहीं पा रहे थे। तो हमने उनके लिए TL के लिए एक ऐप बना दी, मैकेनिक के लिए एक ऐप बना दी, उसके मैनेजर के लिए एक ऐप बना दी। आप में 1500 लोगों से जब 1000 लोग किए तो एफिशिएंसी में फ़र्क नहीं आया? एफिशिएंसी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई ड्रास्टिकली। 30 बिकेम 50 पर पर्सन एफिशिएंसी इफ वी लुक एट। तो उससे काम हुआ। कुछ रिडंडेंट फंक्शंस थे, उनको AI से टेक पे भी मूव करने की कोशिश करी, उससे भी एफिशिएंसी आई, राइट? सो ये सारी चीज़ें हुई। प्लस फिर एक साथ में नए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में भी सोचना शुरू किया, कि एड्स और फ्लीटीज जो हमने बात करी, उससे भी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाते हैं। नाउ वी हैव स्टिल अ नेटवर्क, वी आर मार्केट लीडर्स, वी हैव टू डू थिंग्स लाइक लीडर्स, बी इनोवेटिव, राइट? और साथ में एक्सपीरियंस इंप्रूव करते गए, क्योंकि उसके बिना शायद चर्न और ज़्यादा हो सकता था, बट क्या और ऑफर कर सकते हैं, क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे, राइट? और बाइक को और इम्प्रूव करते गए, क्योंकि वो जो एसेट है जिसको 3 से 3.5 साल हमें चलाना है, हाउ डू वी गेट इट बेटर, हाउ डू वी मॉडल इट कि ये चलेगा ही चलेगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में गवर्नमेंट के जो टैक्स बेनिफिट्स हैं और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है फॉर EVs, जो प्राइम मिनिस्टर E-ड्राइव प्रोग्राम है, उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको? देखिए, वी आर नॉट अलाइंड ऑन एनी ऑफ दोज बेनिफिट्स। अब इनिशियली हमने वो बेनिफिट्स फेम वेम के देखे, बट हमने कहा कि अगर आप सब्सिडी बेस्ड बिजनेस बना रहे हो तो कहीं ना कहीं अटकेगा। तो अभी सब्सिडी बेस्ड बिजनेस था, नहीं था? इनिशियल फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर से हमने अपनी स्ट्रैटेजी अगेन कोर पे फोकस करके
डिफरेंट बनाई कि सब्सिडी हो या ना हो, लेट्स फाइंड OEMs हु कैन बिल्ड द प्रोडक्ट। अभी सब्सिडी का बेनिफिट ले रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं ले रहे। और आप इसमें कॉस्ट एडवांटेज को सस्टेन कर पा रहे हैं। बिल्कुल। जब आप 2 लाख ईवीज पे जा रहे हैं तो उस समय आप 2 चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। एक, टीम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग में क्या अंतर लेके आएंगे, और दूसरा, नेक्स्ट फंडिंग राउंड के लिए आपने क्या प्लान किया है? आप व्हाट इज़ द न्यू स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट? देखो, कैपिटल, इंफ्रा, टैलेंट, जो टीम टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग हमारे को चाहिए साथ में, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको स्केल करेंगे। एसेंशियली यूर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, लेकिन अब आप कैपिटल रेज करेंगे, उसके लिए रिक्वायरमेंट आएगा, तो क्या फोकस है आपका, क्या बात करेंगे, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट पिच? देखिए, सिंपल है कि आज अगर 3 मार्केट्स में हमने इस इकोसिस्टम को बिल्ड करा है और उसको प्रॉफिटेबल बना के इस स्केल तक पहुंचाया है, 500 करोड़ टाइप की स्केल पे, तो क्या ये रेप्लिकेबल है? और मार्केट्स में डिमांड एग्जिस्ट करती है। क्विक कॉमर्स का ह्यूज टेलविंड है, ईवी का ह्यूज टेलविंड है। तो अगर इस ईवी और क्विक कॉमर्स की टेलविंड को सॉल्व करना है और एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना है ईवी इंफ्रा का, विच कैन एनेबल इट ईजिली, देन लेट्स गो फ्रॉम 5 cities to 15 cities. As simple as that. मुझे पूरा मार्केट कैप्चर ही नहीं करना। I do not want to become a 100% logistics player. I would want to just solve 15% of it by 2030. 15% means 2 lakh EVs. Because the entire industry is 15 lakh people. 15 lakh people today delivering goods on petrol bikes, जो कि पैसा कम बना पा रहे हैं, जो कि समझ नहीं पा रहे हैं, डेटा पॉइंट्स नहीं देख पा रहे हैं, डाउन टाइम से पीड़ित हैं, उनको हम ईवी पे मूव करके सस्टेनेबल बना रहे हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, जब वो आपके साथ ईवी पे मूव करते हैं तो उनका अपना भी तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बच जाता है ना पूरा। हाँ, वो बाइक तो पहले बाकी सब जगह तो उनको खुद खरीदनी पड़ती है। यहाँ तो 20,000 का डाउन पेमेंट देना पड़ता है, 0 डाउन पेमेंट। हाँ, यहाँ तो 2,000 रुपये में स्टार्ट कर लेगा। 2,000 रुपये किक और स्टार्ट प्लस सीधा। EMI भी आपको वो जो 6,000 या 5,000 की देनी है पर मंथ, हाँ, आप उसको काट अपनी कमाई से देते रहो। 1,000 रुपये का काम करो, 250 रुपये देते रहो। सो इट बिकम्स वेरी फ्लेक्सिबल। जिस दिन गाँव जाना है रख जाओ। वहाँ पेट्रोल डलवाना पड़ता था, यहाँ बैटरी फ्री है। बिल्कुल अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कितना काम कर सकते हो कर लो, जितना कमाना है कमा लो। वेरी गुड। लेकिन अभी आपके जो कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कौन कितना बड़ा, यूलू भी है इसके अंदर, या ऑल्ट मोबिलिटी भी है, या फिर ईवीज भी है इसमें। अभी ये लोग कहाँ पे खड़े हैं विद जिप? आपका डिफरेंशिएटर क्या है? अब टेक्नोलॉजी में, कॉस्ट में, कस्टमर सेगमेंट में कहाँ पे आप अपने आप को डिफरेंशिएटर दिखा रहे हैं, और ये अभी आपके मुकाबले कहाँ है और आप आगे कैसे देख रहे हैं? मेरा सिंपल फोकस रहता है कि अगेन मैंने शायद कई बार भी बोला है कि कंपटीशन शुड बी वॉच्ड, बट एज अ मार्केट लीडर यू नीड टू डू थिंग्स दैट दे कैन नॉट। तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग सिर्फ अपना यूटिलाइजेशन देखते हैं और हम ट्रैक करते हैं कि यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है। हमारा यूटिलाइजेशन 85-90% है। दूसरा आपने बताया 60% है। 60% है। डेटा पॉइंट्स आई हैव सीन सम ऑफ द कॉम्पिटिशन्स, वो गूगल शीट्स या फिर एक्सेल शीट्स पे काम कर रहे हैं या कागज़ों पे बाइक अलॉटमेंट कर रहे हैं। नो डेटा पॉइंट। उनको ये नहीं पता वो कौन सी बाइक डाल रहे हैं, उनकी लाइफ क्या है। बिकॉज दिस इज अ TCO बिजनेस, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द बाइक बिजनेस। इट्स अ बाइक P&L बिजनेस। लोग वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम अपने पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम अपना कोर स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, नई इंडस्ट्री है, तो आज कंपटीशन, तो मैं तो ये कह रहा हूँ 100% मार्केट है, हमें 15% चाहिए। आज कंपटीशन कम है, बट स्टिल मैं तो चाहूँगा 2-3 प्लेयर्स बन सकते हैं इस इंडस्ट्री में, हु कैन कैप्चर द मार्केट एंड मेक इट ग्रीन, मेक इट सस्टेनेबल। आपका करंट कैपिटल कैसा है इस समय? Captable, we are the largest shareholders still in the company. You and your wife? Me, my wife, my co-founder, 3 co-founders, and Your wife is a co-founder? my wife is also a co-founder, and we have Tushar as our COO and co-founder, right? So with 3 of us. So plus the ESOP pool, the entire leadership is like a co-founder हमारे लिए, क्योंकि everyone has equity, everyone has spent very good time in our business, everyone is wanting to see सक्सेस ईयर। तो अबाउट 43-42%, मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताऊंगा अभी, बट समवेयर अराउंड दैट इज व्हाट वी ओन इन द कंपनी। बाकी डाइल्यूट हुआ है 57%? या
somewhere around that, is with the investors. And your CTO is a stable CTO who's working with you. Everyone in the leadership is stable. थोड़ा लीडरशिप के बारे में बात कर लेते हैं. आपने सारे सैटरडे छुट्टी कर दी है. हाँ, अच्छा आपने ट्रैक कर लिया. सारे सैटरडे छुट्टी कर लिया. और नहीं तो टेक के लोग हायर करना गुड़गांव में मुश्किल हो रहे थे. बहुत मुश्किल हो रहा है. तो आप हायरिंग, टीम बिल्डिंग, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट एंगेजमेंट, टैलेंट रिटेंशन, टीम मोटिवेशन, एफिशिएंसी, इसको कैसे मैनेज करते हो? देखिए मेरे हिसाब से कल्चर एक फाउंडर का ही रोल है सबसे बड़ा, राइट. और वो उसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, मुझे मज़ा आता है जो हम करते हैं, राइट. तो अगर टाउन हॉल रखनी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. शेयर एवरीथिंग विद द टीम कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आप पार्टनर बन सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे. बहुत सारे कैचअप्स मैं करता हूँ पूरे महीने, विनर्स से, टॉप परफॉर्मर्स से, राइडर्स से, टीएल से. नब्स पता चलती रहती है, प्लस एक कनेक्ट बनता रहता है, कुछ सोल्यूशन मिलते रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम समझ में आती रहती है, राइट. कुछ पिलर्स बना रखे हैं जो DNA प्रिंसिपल्स हैं, विच आर हायर एंड फायर पॉलिसीज इन द बिजनेस, कि भाई इस पे ट्रेनिंग करते हैं, इस पे इन्हेंस करते हैं सबको बार बार, राइट. ट्राइब वैल्यूज़ बोलते हैं हम उनको. सो वो हम बहुत एथोस मानते हैं, राइट. सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर विन्स हैं तो सेलिब्रेट बहुत करते हैं. साथ में लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं कि अगर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो घुसते हैं यार, सॉल्व करते हैं, लेट्स गो इनटू द मड और सॉल्व करते हैं. तो इन्जॉय कर रहे हैं आई थिंक विद द टीम. इट्स मोर लाइक अ फैमिली एंड फन कल्चर. अगर दिवाली है तो खेल भी रहे हैं साथ में और लड़ भी रहे हैं साथ में. सो दैट इज़ हाउ आई थिंक द लीडरशिप टीम इज़. द गुड पार्ट इज़ हमारी पूरी लीडरशिप बहुत ही इनग्रेन्ड है, स्टार्टअप बैकग्राउंड से आई है, सब में विजन है. मतलब मेरा एक हमेशा से रहता था हायरिंग प्रिंसिपल कि मेरे को उसमें आँख में कुछ दिखना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का, कि हाँ यार वो आग है जो कि शायद जॉब में ढूंढना है, राइट. विच इज़ वॉट आई वॉज लुकिंग एट. जब मैंने 10 साल नौकरी करी, आई वॉज द एंटरप्रेन्योर इनसाइड, बट आई वॉज वर्किंग इन अ बिजनेस लाइक इट्स माई ओन बिजनेस. तो वही DNA देख के सब ऑलमोस्ट लाइक अ बिजनेस ही काम करते हैं, और वही कल्चर है कंपनी का. थोड़ा सा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्विकली ले लेता हूँ आपसे मैं. ग्लोबल EV लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स अब इंडिया में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं. आप जयपुर से आए, गुड़गांव में पहुँचे, दिल्ली NCR कैप्चर किया. इंटरनेशनल ब्रांड अगर एंट्री लेते हैं तो जिप का मोट क्या रहेगा? लोकलाइजेशन, कॉस्ट एडवांटेज, या प्रोप्राइटरी टूल्स, या क्योंकि क्या इंडिया का EV इकोसिस्टम अब ग्लोबल रेडी होने जा रहा है? अभी ऑफ कोर्स इंडिया रेडी एंड देन ग्लोबल रेडी. ग्लोबल रेडी से मेरा मतलब है दैट देयर इज इनफ इंटरेस्ट फॉर पीपल टू कम इन. आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर इस समय? देखिए मुझे ऐसा लगता है उल्टा होने वाला है, राइट. स्पेशली इन टेक्नोलॉजी स्पेस, क्योंकि आज ग्लोबली किसी ने भी इस तरह के बिजनेस को बनाने की कोशिश या सोल्यूशन नहीं कर पाए, विच इज़ टू लुक एट दीज काइंड ऑफ डेटा पॉइंट्स. इंडियन रोड्स पे बाइक चलाना वाया इंडियन डिलीवरी पार्टनर, जो कि सबसे बेहद आप समझ सकते हैं कैसा हो सकता है. ग्लोबल में बहुत अच्छे रूल्स हैं, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तो चीज़ें आसान होने वाली है. तो मैं तो जिप को एक इंडिया टू ग्लोब स्ट्रैटेजी सोचता हूँ कि अगर हमने यहाँ सॉल्व किया है, बाहर आसान होगा, तो बाहर हमको ये रेप्लिकेट करना, या हमें अपनी टेक्नोलॉजी लीज करना, या फिर अपनी EV जो हमने बनाई है वो भेजना, ये सारी चीज़ें बेटर हो सकती हैं फॉर अदर मार्केट्स. तो मे बी इट्स टू अर्ली टू से, बट फ्यूचर में हम सोच सकते हैं वंस वी स्टेबलाइज द 10 सिटी मार्केट इन इंडिया, हम क्या कुछ इस तरह की एक और खुराफात करके एक छोटा सा पायलट कहीं और भी कर ले, राइट. बिकॉज अगर जयपुर कर रहे हैं तो शायद एक नया मार्केट भी कभी कर सकते हैं साल भर बाद. दैट्स वन वे. द AI वे विच इज़ द SaaS वे इज अनदर वे. तो मैं उल्टी तरीके से देख रहा हूँ इसको. कैन जिप गो ग्लोबल इन द फ्यूचर? वेरी गुड, वेरी गुड. बिग हेरी ऑडिशियस गोल, वेरी नाइस. अच्छा लगा. आकाश गुप्ता जी, आप एक चैम्पियन ऑफ चेंज है, और आपके ज़ीरो एमिशन वाले एम्बिशन ने डिलीवरी सिस्टम का गेम तो चेंज किया ही है, इसके साथ प्रॉफिटेबल प्लान ने प्लैनेट का भी भला किया है. इन टोटल आप एक ग्रीन फ्लैग है हमारे लिए. अब लोगों को पेट्रोल के लिए भागना नहीं पड़ता है, अब वो चिल करके चार्ज करते हैं, आगे निकल पड़ते हैं, बैटरी स्वैप करते हैं. उम्मीद है जैसे आप अपने बिजनेस में टर्बो स्पीड लेके आए, आपसे सीखकर बाकी बिजनेसमैन भी ये स्ट्रैटेजीज अपनाएं और बिजनेस को 4 गुना बढ़ाएं. मुझे लगता है ये बहुत डीप डिस्कशन था बिजनेस मॉडल पे. मुझे नहीं लगता कि शायद आपने ऐसा कोई पॉडकास्ट कभी किया हो. बहुत पॉडकास्ट किए होंगे, इस तरह के बिजनेस क्वेश्चंस आपने नहीं लिए होंगे. एक्चुअली बहुत मज़ा आया. जिप की बड़ी
कोर डिटेल्स शेयर कर दी हैं मैंने, बट अच्छा लगा। आई एम श्योर लोग सीखें और समझें, और अगर किसी को हेल्प मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। भाई आप यहाँ आए और आपने लर्निंग और एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप व्यूअर्स से कहूँगा कि बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट जो है बहुत डीप है, बहुत डेप्थ में है, लिमिटेड उन ऑडियंस के लिए जो बहुत सीरियस है बिजनेस को लेकर के। 2020 की पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट भी आ गई है, वहाँ तो सब लोग देख सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कौन सी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलना चाहते हैं, किस इंडस्ट्री की आप एक मिनी MBA करना चाहते हैं, रियल इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को बिजनेसमैन लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।